तो अभी जब मैं इसको शूट कर रहा हूं 1.5 महीना बाकी है, लेकिन जब तुम देखोगे तो शायद 2-4 दिन की ही कमी हो। मैं बात कर रहा हूं विचित्र वस्तुओं की, स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसका फाइनल चैप्टर अब रिलीज होने वाला है, वो भी किश्तों में। तो क्यों ना पुरानी चीजों के बारे में बात करी जाए कि आखिरकार स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी कैसे शुरू हुई, अभी तक कहां पहुंची है। और ये थोड़ा सा डिटेल्ड रिकैप होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमको जितने भी कनेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, सो दैट तुम बिना इसे रिवॉच करे फाइनल सीजन के जितने भी कनेक्शंस और बहुत छोटी छोटे नॉट्स और ईस्टर एग्स हैं उनको भी स्पॉट कर पाओ। तो सीजन 1 की शुरुआत होती है 6 नवंबर 1983 हॉकिंस इंडियाना के एक छोटे से शहर में, जहां पर एक लैब के बेसमेंट में एक साइंटिस्ट डरा हुआ किसी चीज को देखकर भाग रहा है। इस जगह में कई सारी अजीब अजीब चीजें हैं। पहले तो यहाँ पे लाइट्स फ्लिकर हो रही हैं और ये साइंटिस्ट जो है ये नॉर्मल कपड़ों में नहीं है, और जिस भी चीज से भागने की कोशिश कर रहा था, पहली बात तो लिफ्ट का इस्तेमाल कभी मत करो मतलब साइंटिस्ट साहब। पकड़ा गया। लेकिन वहीं से थोड़ी दूर एक घर के बेसमेंट में 4 छोटे छोटे लड़के, माइक, लूकस, डस्टिन और विल, डंजन्स एंड ड्रैगन्स का एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं, जिसको माइक ने पिछले 2 हफ्तों से प्लान किया हुआ है। इनका टोटल कैंपेन अभी तक 10 घंटे चल चुका है और इनमें से कोई भी घर जाने के मूड में नहीं है। गेम काफी इंटेंस हो चुका है और चांस है विल की, जिसके सामने डेमेगॉर्गन नाम का एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर है। अब विल के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो प्रोटेक्शन स्पेल को कास्ट करके अपने आप को बचा सकता है, लेकिन इससे उसकी पूरी पार्टी खतरे में पड़ जाएगी, या दूसरी चॉइस है एक फायरबॉल स्पेल का यूज करे और डेमेगॉर्गन को हराने की कोशिश करे। लेकिन इसके लिए उसे 13 रोल करना होगा, जो एक्चुअली बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी विल फायरबॉल कास्ट करता है और डाइस को रोल करने पे उसे डाइसेस मिलते नहीं है। इतने में माइक की मॉम आती है, उनको कहती है कि तुम 10 घंटे से खेल रहे हो, अब घर जाने का वक्त हो चुका है। तो सब लोग अपने बस्ते बस्ते पैक करके वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तब विल को डाइस मिल जाता है और उसे पता चलता है कि उसने जो रोल किया था वो 13 नहीं बल्कि उसका आधा 7 था। इसका मतलब ये कि डेमेगॉर्गन ने विल को खत्म कर दिया। वो तो आगे करेगा। खैर 80s के सिंथवेव म्यूजिक के साथ डस्टिन, लूकस और विल राइड करते हैं अपनी छोटी छोटी बाइक्स पे अपने घर जाने के लिए। लूकस का घर क्योंकि माइक के काफी पास है तो वो बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाता है। डस्टिन और विल की आपस में कन्वर्सेशन होती है, जहां एक्समैन 134 का एक ईस्टर एग भी है। ये एक्चुअली में वो कॉमिक बुक है जब डार्क फीनिक्स ने अपना डेब्यू किया था, और बहुत हद तक अगर तुम देखते हो ना तो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1, डेमेगॉर्गन, अपसाइड डाउन और 11, ये सारी चीजों को काफी अच्छी तरीके से सिग्निफाई करती हैं। इनफैक्ट पूरे के पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स में स्पेशली सीजन 1 काफी सारी एक्समैन और म्यूटेंट्स और उनकी जो पावर्स है उसकी सिमिलैरिटीज है। खैर डस्टिन निकल जाता है अपने घर। अब विल अकेला अपनी बाइक पे राइड करते करते घर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच उसे एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ दिखता है। विल को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो जंगल में अपनी बाइक को डालता है जो वहीं गिर जाती है। वो अपनी बाइक को छोड़ के जैसे तैसे भागते भागते घर पहुंचता है। दरवाजे को अंदर से लॉक करता है। अपनी माँ और अपने बड़े भाई को आवाज देने की कोशिश करता है, बट सैडली नो वन इज होम। वो अपना फोन उठाकर अपनी माँ को फोन करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे एक अजीब सा स्टैटिक सुनाई देता है और उसका कॉल नहीं जा पाता। मजबूरी में आके वो अपने पीछे वाले टूल शेड में जाता है, वहां से गन निकालता है, उसको लोड करने लगता है। लेकिन तब हमको रियलाइजेशन होता है कि जिस मॉन्स्टर का वो दरवाजे पे इंतजार कर रहा था वो एक्चुअली ऑलरेडी विल के पीछे है। और बस इसी तरह शुरुआत होती है स्ट्रेंजर थिंग्स के पहले एपिसोड द वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स की। अगले दिन सुबह विल की माँ जॉयस और उसका भाई जॉनथन ये बात नोटिस करते हैं कि विल शायद रात में घर आया ही नहीं। वो थोड़े से टेंस हो जाते हैं और एक एक करके उसके दोस्तों को फोन करना शुरू करते हैं। इसके बाद हमको दिखाई जाती है माइक की बड़ी बहन नैन्सी, जो कि पढ़ने और दिखने दोनों में अच्छी है। इसकी एक दोस्त है बाब, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये डेट कर रही है स्कूल के एक जॉक को जिसका नाम है स्टीव हैरिंगटन। नैन्सी स्टीव को पसंद करती है, स्टीव भी नैन्सी को पसंद करता है, लेकिन उसको कुछ थोड़ा और भी चाहिए। इधर विल की माँ जॉयस अब काफी ज्यादा चिंतित हो चुकी है क्योंकि उसको समझ में आ गया कि उसका बेटा कहीं पर भी नहीं है, ना उसके दोस्तों के घर, ना स्कूल में। और ऐसे में वो जाती है शेरिफ हॉपर के पास, जो ऑलरेडी अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, और वो जॉयस को पहली बात तो सीरियसली लेता नहीं है। हॉपर पहले सोचता है कि शायद उनका बेटा जॉयस की एक्स हस्बैंड लॉनी के साथ में होगा, लेकिन जॉयस कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो मजबूरी में आकर हॉपर को फाइनली अपनी तलाश शुरू करनी पड़ती है। तुम मानो नहीं मानो, रेस्टोरेंट चलाना इतना आसान काम है नहीं, बिकॉज हम सभी लोगों ने वो रेस्टोरेंट के केओस को कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। ऑर्डर कुछ और किया, टेबल पे कुछ और आ गया, कभी वेटर बिजी होता है, कभी बिल टाइम से नहीं मिलता, ह्यूमन एरर्स होते हैं, और ऐसे में कस्टमर्स का पेशेंस टेस्ट हो जाता है। एंड ये सारी प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब सिस्टम पुराना हो। एंड दिस इज व्हाई अगर एक फास्ट पेस्ड रेस्टोरेंट रन करना है तो ओडो पीओएस इज परफेक्ट फॉर यू। ओडो पीओएस या पॉइंट ऑफ सेल रेस्टोरेंट एक मॉडर्न डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है जो रेस्टोरेंट ऑपरेशंस को सिंपल, फास्ट एंड एरर फ्री बनाता है। कस्टमर्स डायरेक्टली अपने फोन से ही क्यूआर स्कैन करके ऑर्डर कर सकते हैं, या आप सेल्फ सर्विस कियोस्क लगा सकते हो। ऑर्डर किचन तक सीधा जाता है बिना कंफ्यूजन के। वेटर्स के लिए भी स्मार्ट इंटरफेस होता है जहां सारी टेबल्स, ऑर्डर्स और बिल रियल टाइम दिखते हैं। एंड यही ऑर्डर्स जब किचन तक जाते हैं तो वहां पर भी सब कुछ डिजिटली हो जाता है।
एंड इट इज सो कन्वीनियंट। और सबसे बड़ी बात, ओडू रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ऐप में जोमेटो और स्विगी के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिलता है, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ऑर्डर्स एक ही सिस्टम से मैनेज हो सकते हैं बिना अलग अलग स्क्रीन या स्टाफ ट्रेनिंग के। तो अगर आप भी अपने रेस्टोरेंट या बार को अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड और पुराने तरीके से हैंडल कर रहे हो या फिर सब कुछ मैनुअली कर रहे हो, तो उसकी जगह आप एक फास्ट पेस्ड और एक्यूरेट ऐसा सिस्टम लगा सकते हो जहां सारी चीजें एक ही क्लिक पर पॉसिबल है। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो एक ही इंटरफेस पे, जैसे लॉयल्टी पॉइंट्स, प्रोडक्ट कॉम्बोज एटसेट्रा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रेस्टोरेंट एकदम मॉडर्न तरीके से चले, जहां पर गलतियां भी ना हो और कस्टमर्स भी खुश रहें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेकआउट करो, यूज करो, बिकॉज ओडू पीओएस इज द वे टू गो। तो कहां थे अपन? हाँ, इधर हॉकिंस लैब में हम लोग कुछ साइंटिस्ट को गन्स लेके, हैजमेट सूट्स पहन के उसी सेम जगह पर जाते हुए देख सकते हैं जहां पर वो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट मरा था ना। अब यहाँ पर हवा में हल्के हल्के स्पोर्स हैं और देख के समझ में आ रहा है कि सारी चीजें एकदम नॉर्मल नहीं है। लाइट्स अभी भी वैसे ही फ्लिकर कर रही हैं और ये सारी चीजें बहुत सिमिलर है उस सीक्वेंस से जिसमें विल पे अटैक हुआ था। ये साइंटिस्ट की टीम पहुंचती है और हमको एक बड़े से कमरे में दिखाया जाता है एक वियर्ड सा ग्रोस लुकिंग सा स्ट्रक्चर, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जाता। लेकिन इन्हीं में से साइंटिस्ट का जो एक मेन लीडर होता है वो एक लड़की के बारे में बात करता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को कहता है कि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गई हो। एंड इसी के अगले सीन में हम लोग उस लड़की को देख भी पाते हैं जिसका हेड पूरी तरह से शेव्ड है, थोड़े छोटे छोटे बाल हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहां पर छुप के खाना खाने की कोशिश करती है, जिसको वहां बेनी नाम का ओनर पकड़ लेता है। इधर स्कूल में माइक, लूकस और डस्टिन जो है वो अपने स्कूल के नए रेडियो को एंजॉय कर ही रहे हैं बिकॉज दे आर नर्ड्स। तभी हॉपर वहां पर आता है, उनसे मिलता है और उनसे विल के बारे में पूछता है। उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि विल उनका दोस्त आज स्कूल नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ कुछ गलत हादसा भी हुआ होगा। बट स्टिल हॉपर उनसे कहता है देखो जो भी है हम लोग विल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उसे ढूंढने मत निकल जाना। तो हॉपर अपनी तलाश करते करते विल की बाइक को ढूंढ निकालता है जो उस मॉन्स्टर से बचते बचाते उसने वहीं जंगल में क्रैश कर दी थी। एंड ही स्टार्ट्स टू थिंक कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो जॉइस के घर में जाता है, वहां की तलाशी करने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली पहुंचता है उसी सेम टूल शेड में जहां से विल गायब हुआ था। उसे कुछ अलग सी क्रीपी वाइब्स फील होनी शुरू होती ही हैं कि तभी उसको इंटरप्ट कर दिया जाता है। इधर दूसरी तरफ हम उस रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां पर बेनी उस गंजी लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और वो सोशल सर्विस को कॉल कर देता है। जो लेडी उसके दरवाजे पे आती है वो आते ही बेनी को शूट कर देती है और इस पूरे हादसे को देखकर वो छोटी सी बच्ची वहां से भाग निकलती है। इधर विल, लूकस और डस्टिन डिसाइड करते हैं कि पुलिस वाले नल्ले हैं और सारा काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो वो इस पूरे मैटर को अपने हाथों में उठाकर अपनी बाइक्स पे बैठते हैं और निकल पड़ते हैं विल बायर्स को ढूंढने के लिए, जो उनके हिसाब से मर्कवुड के जंगलों में गायब हुआ था। अब यहाँ पे काफी घंघोर बारिश हो रही है, ठंड भी अच्छी खासी पड़ रही है और उनको विल तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ आवाज के बाद वो मिलते हैं उस गंजी लड़की से। तो माइक उस लड़की को अपने साथ अपने घर पे लेके जाता है, उसी सेम बेसमेंट में जहां पर ये डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहे थे। उसको रहने की जगह देता है। जब वो उससे उसका नाम पूछता है तो कुछ बोलती नहीं है, बस अपने हाथ पे बना हुआ एक टैटू दिखा देती है जिसपे लिखा हुआ था नंबर 11। तो ये देखकर माइक कहता है कि तुम्हारा नाम तो बड़ा अजीब सा है, हम तुमको 11 नहीं एल बोलेंगे। फिर हम देखते हैं कि जॉयस और जॉनथन, विल की माँ और भाई, काफी अच्छे स्टेट में नहीं है। वो दोनों ही विल को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं और जॉनथन अपने आप को ब्लेम करता है अपने भाई की डिसअपीयरेंस के लिए बिकॉज वो उस समय पे घर पे नहीं था जब उसे होना चाहिए था विल को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इसी टाइम पे हम लोग ये भी धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि हॉपर जो है वो सिर्फ एक कॉकी शेरिफ टाइप का कैरेक्टर नहीं है। There is a lot more to him। उसकी हिस्ट्री है, मतलब उसकी एक बेटी थी सैरा हु डाइड ऑफ कैंसर और उसके बाद से ना उसको काफी PTSD टाइप की चीजें हो गई। हिज वाइफ लेफ्ट हिम और तब से वो एक ब्रोकन कैरेक्टर है। बट साथ ही साथ वो एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो अपने जॉब को बहुत सीरियसली लेता है बिकॉज द मोमेंट ही रियलाइजेस कि विल एक्चुअली में गायब हुआ है और कुछ फाउल प्ले इन्वॉल्व है, तो बहुत सीरियसली उसको ढूंढने की कोशिश करता है। फिर स्टीव नैन्सी से आकर कहता है कि उसके घर में एक पार्टी है क्योंकि उसके माँ बाप घर पे नहीं है, तो उसके दोस्त, उसका गर्लफ्रेंड और बाकी नैन्सी वगैरह आ सकती है। लेकिन तभी नैन्सी को जॉनथन वहां पर खड़ा हुआ दिखता है जो अपने भाई विल के मिसिंग पोस्टर्स को नोटिस बोर्ड पे लगाने की कोशिश कर रहा था। बाकी लोग उसको देख के हंसते हैं क्योंकि वो उनको वियर्डो लगता है, लेकिन नैन्सी उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक हल्का सा बॉन्ड एस्टैब्लिश किया जाता है। जॉनथन पोस्टर्स चिपका करके अपने बाप लॉनी से मिलने जाता है जिसके साथ उसकी रिलेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी बिकॉज लॉनी कॉन्स्टेंटली विल को गे कह के बुलाता था और वो कहता था कि उसके बेटे किसी काम के नहीं है। प्लस वो जॉयस से भी लड़ाई करता था, पैसों का, बेसिकली एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग विद हिम वेंट रॉन्ग। तो जाते जाते जॉनथन गाड़ी में एक गाना सुनता है जिसका नाम था शुड आई स्टे और शुड आई गो, और वो पास्ट में विल की और अपनी मेमोरीज को याद करता है जब उसने विल को ये गाना सुनाया था। वो दोनों अपने माँ बाप को लड़ते हुए सुनते हैं लेकिन जॉनथन गेट बंद कर देता है, ये बताते हुए कि वो सारी चीजें मैटर नहीं करती।
गाने पे फोकस करो। इधर माइक स्कूल को स्किप कर देता है बिना किसी को बताए, क्योंकि उसको एल को अपना घर दिखाना था। वो उसको छोटी छोटी चीजें बताना शुरू करता है एंड ही एज वेल एज अस स्टार्ट टू रियलाइज कि एल को बहुत बेसिक सी चीजें नहीं पता, जैसे फ्रेंड क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, तो घर में रखी हुई दूसरी चीजों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एल एंड माइक दोनों की थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होती है। इतने में माइक देखता है कि उसकी माँ घर आ रही है, जो कि समय से पहले था, तो वो एल को वहीं कबर्ड में छुपा देता है। कबर्ड में छुपते ही एल अपना पुराना ट्रॉमा रिलीव करना स्टार्ट कर देती है, जहां पर हमें यह दिखाया जाता है कि वो हॉकिंस की लैब से थी, जहां पर उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करे जाते थे और उसको बहुत लंबे लंबे टाइम तक वो छोटे छोटे बिना लाइट वाले कमरों में बंद करके रखते थे। लेकिन तभी माइक आता है, उसको वहां से निकाल के ले जाता है और लूकस एंड डस्टिन के आने के बाद ये लोग इस बारे में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि उन्हें माइक की मॉम को बताना होगा कि एल आखिरकार कहां से आई है, ताकि वो बड़ी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर पाए। लेकिन एल ने जो कुछ भी रेस्टोरेंट में देखा उसके बाद वो कतई ये बात तो अलाउ कर नहीं सकती थी। इसीलिए वो लूकस और डस्टिन के सामने अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर्स का इस्तेमाल करती है और उनके सामने दरवाजा लगातार बंद करने लगती है। उसकी नाक से थोड़ा सा खून बहता है, लेकिन इससे उन तीनों लड़कों को ये समझ में आ जाता है कि एल इज एक्चुअली प्रोफेसर एक्जेवियर या जीन ग्रे। हाँ, जीन ग्रे ज्यादा सही रहेगा क्योंकि वो टेलीकाइनेटिक है, टेलीपैथिक उतनी नहीं। लेकिन माइक भी अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एल से बातचीत करते टाइम उसने ये रिवील किया था कि वो विल को जानती है, उसे पता है कि विल कहां पर है। तो ये सब होने के बाद एल जो है वो डंजन्स एंड ड्रैगन्स जिसपे लोग गेम खेल रहे थे उसके बोर्ड को पलटाती है और उसके ऊपर डेमिगॉर्गन रखती है, ये बताकर कि विल जो है उसकी जान को खतरा है इस मॉन्स्टर से। इधर स्टीव की पार्टी में नैन्सी गीली हो जाती है और फिर हमको पता चलता है कि वो कपड़े बदलने के लिए ऊपर रूम में जा रही है। उसकी दोस्त बाब उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी उसको कहती है तू जाना, मैं आ जाऊंगी, तू जाना। तो बारबरा जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी वो अपनी उंगली पे पट्टी बांधती है और चीजों को रिकलेक्ट करते हुए बस स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के रोने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है जो उसे गायब कर देता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जोनाथन वहीं खड़े होकर सबकी फोटोज खींच रहा था, बिकॉज ही इज क्रीपी दैट वे। लेकिन जिस मोमेंट बारबरा के साथ ये हादसा होता है, जोनाथन का कैमरा कुछ वियर्ड एक्ट करने लगता है और वो उसको फिक्स करने की कोशिश करता है, तब तक बारबरा गायब हो जाती है। जोनाथन इस बात पे बहुत ध्यान नहीं देता और वहां से निकल जाता है। लेकिन तब हमें पहली झलक दिखाई जाती है एक अलग दुनिया की, जहां पे वही स्पोर्स हैं, काफी ग्रोस लुकिंग फ्लैश लाइक थिंग्स हैं और बाब उसी स्विमिंग पूल के अंदर है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शी इज पुल्ड बैक इन। इधर जॉयस अपने बेटे को ढूंढने के लिए सारी चीजें कर चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके पास एक फोन कॉल आता है जिसको उठाकर वो बात करने की कोशिश करती है, तो उसको बस स्टैटिक सुनाई देता है और किसी के सांस लेने की आवाज। उसे लगता है कि ये विल की आवाज है, लेकिन वो किसी को प्रूव नहीं कर पाती और इसी पूरे कनेक्शन की वजह से वो फोन जल जाता है। अब जॉयस घर में बैठी है, लेकिन तभी उसे विल के कमरे से उसी गाने की आवाज आती है। मतलब स्टीरियो पे वही गाना प्ले हो रहा है जो हम लोगों ने जोनाथन को सुनते हुए सुना था, शुड आई स्टे और शुड आई गो। और जॉयस उसी गाने को सुनते हुए विल के कमरे में जाती है जहां पर लाइट बल्ब्स फ्लिकर कर रहे हैं एंड शी इज समहाउ कन्विंस्ड कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये विल कर रहा है। उसे नहीं पता कैसे, लेकिन शी इज कन्विंस्ड। जोनाथन घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी माँ ने एक ही कमरे में इतने सारे लैंप्स लगा दिए, तो उसको लगता है कि माय मॉम हैज गॉन क्रेजी। इधर हॉपर अपने डेप्यूटीज के साथ में जब विल की तलाश में निकला था, तो उसे एक पाइप के सामने से कपड़े का टुकड़ा मिला था। ये इसी चीज को फॉलो करते हुए हॉकिंस की लैब तक पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें उसी पाइप का दूसरा हिस्सा मिलता है, विच प्रीटी मच सिग्निफाइज कि एल इसी पाइप से क्रॉल करते करते हॉकिंस की लैब से एस्केप करी होगी और वो जो कपड़े का टुकड़ा है वो उसका लैब गाउन था। तो हॉपर जाता है, वो उस ड्रेन पाइप को चेक करता है और वहां के सिक्योरिटी से पूछता है कि क्या यहाँ से कोई बच्चे ने एस्केप किया है। तो वो कहते हैं कि हम नहीं जानते। हॉपर वहां पे मौजूद कैमरेस को चेक करने के लिए बोलता है, जिसको जब वो चेक करता है तो ही रियलाइजेस कि हॉकिंस के लैब वाले पता नहीं क्यों लेकिन उससे झूठ बोल रहे हैं। तो बस हॉपर और उसके डेप्यूटीज जो है वो हॉकिंस की लैब पे जितना भी हो सके उतना इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। और उनको पता चलता है कि वो जो हमको डॉक्टर साहब दिखाए गए थे ना, मतलब वो साइंटिस्ट का जो हेड था डॉक्टर ब्रेनर, वो बहुत लंबे टाइम से कुछ लॉ सूट्स वगैरह में इन्वॉल्व था। मतलब कुछ लेडीज वगैरह थी जिन्होंने उसके ऊपर लॉ सूट्स फाइल किए हुए थे, हालांकि कोई भी जीते नहीं वो, लेकिन हॉपर को पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। इधर एल जो कि माइक के घर में अकेली है, क्योंकि माइक भी अब स्कूल जा चुका है, वो नैन्सी के कमरे में जाती है और उसको रियलाइजेशन होता है उस बचपन का जो उसने कभी जिया ही नहीं। वो नैन्सी के कमरे में जाकर उसके बचपन की फोटोज देखती है, उसके दोस्तों को देखती है एंड शी अंडरस्टैंड्स कि उसने कितनी बड़ी चीज पे मिस आउट कर दिया है। लेकिन इसके बाद माइक ने उससे कहा था घर के पीछे मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग विल को ढूंढने जाने वाले थे, बिकॉज एल नो शिट। तो जब वो वहां पहुंचती है उसको एक और पुरानी मेमोरी आती है, जहां पर डॉक्टर ब्रेनर ने एल को बिठा करके एक बिल्ली को मारने के लिए कहा था। हालांकि इससे पहले वो कोक के कैन को स्मैश कर चुकी थी,
लेकिन एक बिल्ली को स्मैश करना आई गेस वाज टू मच, तो वो ये करने से मना कर देती है। जब उसको 2 गार्ड्स ले जा करके उसके कमरे में बंद करते हैं तो वो एक को धक्का मार के दीवार पे चपेटती है और दूसरे वाले की गर्दन मरोड़ देती है बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए। मतलब शी इज टेलीकाइनेटिक ना। खैर तभी माइक वहां पर आता है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है जहां पर माइक उसको माउथ ब्रीदर्स के बारे में बताता है, मतलब बुलीज। इधर 1-1.5 दिन बीत जाने के बाद नैन्सी को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बाब जो है शी हैज गॉन मिसिंग। वो उसके बारे में इंक्वायरी करना शुरू करती है और उसको प्रीटी मच ये बात कंफर्म हो जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। वो अपनी दोस्त के क्लूज को ढूंढते हुए स्टीव हैरिंगटन के घर जाती है जहां पर उसे कुछ दिखाई पड़ता है जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाती है। वो लोगों को बताती है कि जो उसने देखा वो एक बिना चेहरे का मॉन्स्टर टाइप का कुछ था, लेकिन कोई उसकी बात को यकीन नहीं करता। इधर जॉयस ने अपने घर में विल से कम्युनिकेट करने के लिए क्रिसमस लाइट्स लगा दी हैं और हर लाइट के नीचे उसने एक अल्फाबेट लिख दिया है ताकि वो उसके साथ बेटर कम्युनिकेट कर सके। बिकॉज ये बात उसने एस्टैब्लिश कर ली है कि वो विल ही है। वो कई सारी लाइट्स का गुच्छा लेके बैठती है, कहती है अगर तुम विल हो तो ब्लिंक वंस, वो ब्लिंक वंस करता है। वो कहती है कि क्या तुम जिंदा हो, वो एक बार फिर से ब्लिंक करता है। और जब वो उससे पूछती है कि क्या तुम सेफ हो तो वो 2 बार ब्लिंक करता है। तो अल्फाबेट्स को लिखने के बाद जब जॉयस उससे पूछती है कि विल तुम आखिरकार कहां हो, वो कहता है राइट हियर, लेकिन जॉयस को वो दिख नहीं रहा था। वो उससे पूछती है कि मैं तुमको बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ, तो 3 लेटर्स के ऊपर लिखी हुई लाइट्स ब्लिंक करती हैं, विच इज RUN, रन। क्योंकि उसी मोमेंट पे वो मॉन्स्टर उसके घर की दीवार के अंदर से घुसने की कोशिश करता है। जॉयस एक मोमेंट के लिए डर जाती है और वो भागकर अपनी गाड़ी में बैठने लगती है, लेकिन फिर उसके घर में और भी काफी सारी लाइट्स फ्लिकर होती हैं, तो शी हैज नो चॉइस। वो सोचती है कि वो अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकती एंड शी गोज बैक इन। लेकिन पॉइंट ये था कि जॉयस ने भी अब उस बिना चेहरे वाले मॉन्स्टर को देख लिया था। बट कहानी इतनी सिंपल कैसे चल सकती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमें एक और प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है और वो है विल की बॉडी एक क्वारी में मिलती है। मतलब पानी में डूबे हुए एक बच्चे की लाश मिलती है जो कि विल के कपड़े पहना हुआ है और सबको लगता है कि विल मर चुका है। इनफैक्ट शेरिफ का डिपार्टमेंट जो है वो इसको एक एक्सीडेंट लेबल कर देता है कि विल ऊपर तक गया था और उसका पैर फिसला एंड ही जस्ट फेल डाउन। माइक, लूकस, डस्टिन तीनों पूरी तरह से टूट चुके हैं। माइक एल से लड़ लेता है कह करके तूने मेरे को धोखा दिया है, तुमने मुझसे कहा था कि मेरा दोस्त जिंदा है तो तुम मुझको बेवकूफ बना रही थी, दोस्त ऐसा नहीं करते। इस बात से एल बहुत हैरान हो जाती है बिकॉज उसको कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ उसे पता है कि विल जिंदा है, दूसरी तरफ वो इनको कन्विंस नहीं कर पा रही है। लेकिन तभी एल अपनी पावर्स का यूज करती है और वो जो एक वॉकी रेडियो होता है उससे विल को कनेक्ट करवाती है इस पूरे सीजन के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में, क्योंकि यहां पर हमें विल के गाने की आवाज आती है। वो वही सेम गाना गा रहा है, शुड आई स्टे और शुड आई गो, एंड माइक के एक्सप्रेशंस आर एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। वो बिलीव ही नहीं कर पाता कि उसे क्या सुनाई दे रहा है। इधर हॉपर मॉक पहुंचता है जहां में पता चलता है कि जो ऑटोप्सी करने वाला कोरोनर है वो और कोई नहीं बल्कि शॉन लेवाई हैं, जिन्होंने एक्चुअली स्ट्रेंजर थिंग्स के बहुत सारे एपिसोड्स डायरेक्ट करे हुए हैं। उसके अलावा डेडपूल एंड वुल्वरीन, मतलब रायन रेनॉल्ड्स का अयान मुखर्जी है। तो हॉपर जॉयस को लेके जाता है, बॉडी दूर से दिखाई जाती है जिसको देखकर जॉयस समझ जाती है कि ये तो मेरे बेटे की ही बॉडी है, बट समहाउ शी इज स्टिल नॉट कन्विंस्ड। तो अब तुम ये समझ चुके हो कि पजल के जो अलग अलग पीसेस है ना वो अलग अलग कैरेक्टर्स के पास है एंड दे आर जस्ट फ्लोटिंग अराउंड। अब हमें बस वेट करना है कि सारे कैरेक्टर्स एक साथ आए और ये पजल के पीसेस को जोड़ करके कंप्लीट कहानी रिवील करी जाए। तो स्टीव हैरिंगटन और उसके दोस्तों को पता चलता है कि जॉनथन उस रात खड़े होकर इनकी अवैध तस्वीरें खींच रहा था, जिस चक्कर में वो जॉनथन को मारते तो नहीं लेकिन उसका कैमरा तोड़ देते हैं। जब नैन्सी को ये बात पता चलती है तो वो बाप वाली फोटो को उठा लेती है जो पूरी तरह से फटी हुई है और उसको घर में जब जाकर के वापस से जोड़ती है तो शी रियलाइजेस कि बाप के पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ है। वो जाकर के इस बारे में जॉनथन से बात करने की कोशिश करती है तो जॉनथन कहता है कि तुमने देखा क्या था। वो कहती है कि जो कुछ भी मैंने देखा वो एक फेसलेस मॉन्स्टर था। जॉनथन ने यही सेम शब्द अपनी माँ जॉयस से भी सुने हुए थे, लेकिन तब उसे यकीन नहीं हुआ। लड़की बोलेगी तो मतलब हाँ वो ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि वो माँ ने बोला था ना। यहाँ पे माशूका बोल रही है। अब पार्टी मेंबर्स डस्टिन, लूकस और माइक जो है वो एल को लेके स्कूल पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचने के बाद वो बड़ा सा जो रेडियो था उसके थ्रू विल से कांटेक्ट कराने की कोशिश करते हैं बिकॉज इट इज अ बिग रेडियो एंड एल हैज बिग पावर्स। तो वो उसके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है जिससे विल की बात उन्हें सुनाई देती है, लेकिन वो बात उनसे नहीं कर रहा, वो बात करता है अपनी माँ से क्योंकि सिग्नल एम्पलीफाई हो चुका है। तब जॉयस भी उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पा रही है। उसके घर में एक दीवार खुलती है जहां पर वो विल को एक्चुअली देख रही है एक पतले से वियर्ड फ्लैशी लुकिंग वॉल के थ्रू, जो जॉयस को कहता है कि जहां पर वो है वो सेम घर जैसी ही जगह है बट इट्स कोल्ड, एम्प्टी एंड डार्क। और जॉयस कहती है कि वो उसको बचाने आ रही है, लेकिन तब तक वो पूरा दरवाजा वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। जॉयस एक कुल्हाड़ी लेके आती है और उस दीवार को खोदना शुरू करती है
बट शी फाइंड्स नथिंग। उसको ये लगने लगता है कि शायद मे बी जो कुछ भी वो इतने समय से विटनेस कर रही थी वो और कुछ नहीं बल्कि उसके मन का वहम था, क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा सचमुच मर चुका है। इधर जॉनथन और नैन्सी अपने अलग मिशन पे निकल चुके हैं, क्योंकि उस पूरी कन्वर्सेशन के बाद जॉनथन नैन्सी को अपने रेड रूम में लेके जाता है, जहां पर वो उस इमेज को एनहांस करते हैं एंड दे कंफर्म कि ये कोई लाइट का इफेक्ट नहीं है बल्कि सच में उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो मतलब अब जॉनथन जो इतने लंबे टाइम तक इस पूरी चीज पे बिलीव नहीं कर रहा था, उसको यकीन होना शुरू हो चुका है, लेकिन जॉयस जो बहुत फर्म बिलीव कर रही थी कि नहीं अपना बेटा जिंदा होगा, उसका यकीन टूटने लगा है। और हॉपर अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन के चलते पहले मॉर्ग जाता है, जहां पर उसे विल की बॉडी मिलती तो है, लेकिन जब वो उसे काट के खोलता है तो उसके अंदर से उसको कॉटन मिलती है एंड ही रियलाइजेस कि ये सब कुछ फेक है। इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो चुपचाप हॉकिंस की लैब के अंदर पहुंचता है, जहां जैसे तैसे वो उस पोर वाले कमरे को डिस्कवर कर लेता है एंड ही रियलाइजेस देयर इज समथिंग वेरी वियर्ड गोइंग ऑन। लेकिन तब तक उसको हॉकिंस लैब वाले पकड़ लेते हैं और अगली चीज जो हॉपर देखता है वो है उसका घर। मतलब इन अ वे ये सब कुछ एक सपने की तरह था, लेकिन हॉपर वॉज टू स्मार्ट फॉर इट। वो उठते ही सबसे पहले अपने घर के अंदर बग्स ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है, which pretty much confirms it कि जो कुछ भी उसने विटनेस किया वो सपना नहीं बल्कि रियलिटी थी। इधर जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं से इस सॉल्यूशन पे पहुंच जाती है कि ये पूरा माजरा एक पैरेलल डिमेंशन का है, जिसको एल अपसाइड डाउन कहती है, और विल वहीं पे फंसा हुआ है, बस उनको ये नहीं पता कि उसको जाके लेके कैसे आना है। तो वो अपने स्कूल के साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क से बात करते हैं, जो उनको एक एक्रोबैट एंड फ्ली का एग्जाम्पल देते हैं। मतलब कुल मिला के इसका लॉजिक ये है कि हम लोग दूसरे डायमेंशन में नहीं जा सकते, अगर दूसरे डायमेंशन में जाना है या एक पोर्टल बनाना है दूसरे डायमेंशन तक का, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो फिलहाल किसी भी इंसान के अंदर नहीं है सिवाय एल के। और अगर ऐसा कोई दरवाजा या पोर्टल एग्जिस्ट भी करता है तो वो बहुत मैसिव ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट करेगा, जिस वजह से सारी चीजें हिल जाएंगी। और ऐसे में ये लोग इस थ्योरी को डिसमिस करने ही लगते हैं कि तभी डस्टिन अपने कंपास को निकालता है एंड ही रियलाइजेस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है। मतलब उसका कंपास जो है वो एक डिफरेंट नॉर्थ बता रहा है, और ये लोग ये डिसाइफर करते हैं कि जो नॉर्थ है वहीं पे वो गेट एग्जिस्ट करता होगा। तो ये लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन एल ऐसा बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता है कि डोर जो है वो हॉकिंस की लैब में है और उसे उस लैब में वापस नहीं जाना है। तो वो अपनी पावर्स का यूज करके कंपास जो है उनको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करती है और वो एक सर्कल में ही घूमते रहते हैं, जिस चीज को लूकस फिगर आउट कर लेता है। लूकस ऑलरेडी डज नॉट ट्रस्ट एल राइट नाउ, तो इस वजह से माइक और लूकस दोनों के बीच में फाइट होती है। एल जो है वो अपना आपा खो देती है, लूकस को थोड़ी चोट लगती है, वो बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो वहां से निकल लेता है। लेकिन इसी बीच हमको एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि कैसे डॉक्टर ब्रेनर ने एल का इस्तेमाल किया था रशियंस पे स्पाई करने के लिए, क्योंकि ये 1983 की कहानी है। बट जब वो ये काम कर रही थी तो उसी टाइम पे उसने रशियंस नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर के साथ पे भी कम्युनिकेट किया। इधर नैन्सी और जॉनथन उसी जंगल में उस मॉन्स्टर को ढूंढने निकलते हैं पूरी तैयारी के साथ, और उन्हें घायल हिरण मिलता है। वो उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी कोई उस हिरण को खींच लेता है। उसको फॉलो करते करते नैन्सी एक पेड़ के अंदर से निकलती है और उसी दुनिया में पहुंच जाती है, मतलब वो अपसाइड डाउन दुनिया। वो देखती है कि दूर पे कोई एक मॉन्स्टर उसी हिरण को खा रहा है, और उसकी आवाज सुनते ही वो मॉन्स्टर भी पलट के नैन्सी को ढूंढ निकालता है। तो नैन्सी वहां से भागना शुरू करती है, ऑलमोस्ट पकड़ी ही जाती है कि तभी जॉनथन उसको उस पोर्टल से पकड़ के खींच लेता है। नैन्सी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है और जॉनथन उसके साथ उसके कमरे में बैठा रहता है, लेकिन तभी स्टीव भी आकर के खिड़की से इन दोनों को देख लेता है एंड ही गोज अवे। नैन्सी और जॉनथन के बीच में एक थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होती है। वो दोनों एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे सोते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है बिकॉज नैन्सी डज नॉट सी हिम दैट वे और शी वाज जस्ट टू स्केयर्ड राइट नाउ। लेकिन हाँ, इससे ये दोनों इस बात को थ्योराइज कर लेते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो ब्लड से अट्रैक्ट होता है। इधर हॉपर जॉयस को बताता है कि जो लाश उसने देखी वो उसके बेटे की नहीं थी, और जो कुछ भी हॉकिंस लैब में उसने विटनेस किया, वो कमरा जहां पर उसे लग रहा था कि एक बच्चे को रखा गया है, उसने एक ड्राइंग देखी थी जिसको देखकर उसे लग रहा था कि विल को हॉकिंस लैब वालों ने पकड़ लिया है। लेकिन ये सुनकर जॉयस उससे कहती है कि वो ड्राइंग कैसी थी। वो कहता है कि बस स्टिक फिगर्स थे। तो जॉयस उसके सामने विल की बनाई हुई एक ड्राइंग रखती है जो काफी डिटेल्ड थी। वो कहती है कि ये बच्चा विल नहीं हो सकता। सो हॉपर अंडरस्टैंड्स कि यहाँ पर एक दूसरा बच्चा भी है जो घूम रहा है, और तब उसे पुरानी बात याद आती है जब बेनी, वो रेस्टोरेंट वाला जो मारा गया था, उसकी डेथ को इन्वेस्टिगेट करते हुए वो एक विटनेस से बात कर रहा था। तब उस विटनेस ने कहा था कि वहां पे उसने एक बच्ची को देखा था, या एक बच्चे को जिसका हेड शेप था। और तब हॉपर सारी चीजों को कनेक्ट कर लेता है कि दोनों अलग अलग बच्चे हैं। एंड फिर लाइब्रेरी से जो उसने वो पोस्ट निकाली थी कि डॉक्टर ब्रेनर को किसी लेडी ने सू किया हुआ है, तो वो उस लेडी को ढूंढते ढूंढते उसके घर पे जाते हैं,
जिसका नाम था टेरी आइव्स। वो उससे मिलते हैं बट देन दे रियलाइज कि वो अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं, लेकिन उसकी बहन वहां पर होती है जो इनको पूरी कहानी बताती है। ये बेसिकली 11 उसकी माँ का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ओरिजिन था। इसमें हमको ये बताया जाता है कि टेरी जब कॉलेज में थी तो उसने CIA के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए एनरोल किया था, जिसमें साइंटिस्ट क्या करते थे कि उनको ड्रग्स वगैरह दे करके एक पानी वाले टैंक में फ्लोट करवाते थे ताकि उनके माइंड की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको एनहांस करके रखा जाए। और बाकी सारी चीजें तो हुई नहीं, लेकिन उस टाइम पे टेरी प्रेग्नेंट थी, उसे खुद ये बात नहीं पता थी। तो वो लोग उस बच्चे के बारे में पूछते हैं कि आखिरकार उसकी जो बेटी जेन थी उसका क्या हुआ। तो उसकी बहन बताती है कि वो बच्ची हो ही नहीं पाई बिकॉज टेरी एक्चुअली मिसकैरिड इन द 3rd ट्राइमेस्टर। उसकी बहन कहती है कि इस हादसे के बाद टेरी पूरी तरह से पागल हो गई। वो इमेजिन करने लगी कि उसकी एक्चुअली बेटी है जेन नाम की, जिसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं। वो उसके साथ कम्युनिकेट करती है और उसको हॉकिंस की लैब में छुपा के रखा गया है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट्स करे जा सके, और ये काम डॉक्टर ब्रेनर कर रहे हैं। लेकिन उसकी बहन उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती। हॉपर और जॉयस जिन्होंने ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रखी थी, नाउ दे हैव स्टार्टेड टू बिलीव। इधर पार्टी मेंबर्स स्प्लिट अप हो चुके हैं क्योंकि माइक और लूकस के बीच में एक झगड़ा हो गया, और डस्टिन का कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आता है, जो माइक को समझाता है कि इसमें लूकस की गलती नहीं है। वो तेरे घर के सबसे पास रहता है, उसके हिसाब से वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब से एल तेरे बेसमेंट में रह रही है तेरा बिहेवियर चेंज हो गया। तो माइक हालांकि इस बात को समझता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सुलह करने की कोशिश कर लेता है। इधर स्टीव ने जो कुछ भी विटनेस किया था नैन्सी को लेकर, वो अपने दोस्तों को बताता है। वो उसको स्लट शेम करना शुरू कर देते हैं। ये बात नैन्सी खुद देख लेती है। जॉनथन और स्टीव के बीच में फाइट होती है, जिसमें जॉनथन स्टीव को बहुत बुरी तरह से रगड़ देता है और पुलिस आके उसे अरेस्ट कर लेती है। एंड जेल में बैठे बैठे नैन्सी को एक बात का रियलाइजेशन होता है कि शायद जॉनथन उससे प्यार करता है। She does not entertain the idea, but she likes it. इधर माइक और डस्टिन एल को ढूंढने निकले हुए हैं क्योंकि उस हादसे के बाद से एल हैज काइंड ऑफ रन अवे। लेकिन तभी कुछ पुलिस आकर के माइक को पहाड़ी से उसी क्वारी में गिराने की कोशिश करते हैं। वो कूद तो जाता है, लेकिन तभी एल आती है और अपनी पावर्स का यूज करके माइक को बचा लेती है, और वो जो माउथ ब्रीदर था उसका एक हाथ तोड़ देती है। लेकिन तभी एल को अपनी पुरानी मेमोरी भी याद आती है, जिसमें उसने उस मॉन्स्टर से कांटेक्ट किया था। मतलब डॉक्टर ब्रेनर को जब ये पता चला कि एल ने एक मॉन्स्टर से पहली बार कुछ कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया है, तो उसने दूसरी बार उसको डेलिबरेटली उस मॉन्स्टर के पास भेजा। एंड द मोमेंट इट हैपेंड, मतलब एल और उस मॉन्स्टर का जब कांटेक्ट हुआ, तो उसी वजह से उसी मोमेंट पे उसी लैब में वो ग्रोस लुकिंग अपसाइड डाउन का पोर्टल क्रिएट हुआ था। वो माइक को ये सारी चीजें बताती है, अपोलोजाइज करती है और उन लोगों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन लूकस जो अभी भी इन लोगों से नाराज है, वो अपने कंपास के थ्रू उसी पोर्टल को ट्रैक करते करते हॉकिंस लैब तक पहुंचता है। एंड ही रियलाइजेस कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जितनी भी रिपेयर और मेंटेनेंस की वैन्स वो वहां पर देखते आ रहे थे अपने शहर में लोगों के घरों के सामने खड़ी हुई, वो एक्चुअली इस लैब को बिलोंग करती है। और अब वो सब लोग बैठकर माइक के घर जा रहे हैं। तो लूकस माइक को अलर्ट करता है कि उन्हें अपने घर से जल्दी निकलना चाहिए। वो वहां से भागते हैं। डॉक्टर ब्रेनर उन वैन्स को लेकर इसके पास पहुंच जाता है, लेकिन एल एक बहुत ही बैडएस से मूवमेंट में एक वैन को पलटा ही मारती है। इधर हॉपर को पता चलता है कि जॉयस के बेटे जॉनथन को अरेस्ट कर लिया है, तो वो टेरी के घर से सीधे पुलिस थाने पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जॉनथन उनको बताता है कि वो मॉन्स्टर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, और एल ने जिस माउथ ब्रीदर का हाथ तोड़ा था ना, हॉपर उसकी माँ का इंटरव्यू लेता है। एंड ही रियलाइजेस कि जो कुछ भी टेरी ने उसको बताया था कि वो बेटी जो थी जेन, वो टेलीकाइनेटिक थी, उसके पास पावर्स थी। और माउथ ब्रीदर भी कहता है कि बस उसने देखा और मेरा हाथ तोड़ दिया। तो हॉपर को कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है कि जेन एक्चुअली एग्जिस्ट्स। तो अब सब लोग एक ही पेज पे आ चुके हैं। ये सब लोग मिलते हैं, उन बच्चों को कांटेक्ट करते हैं जिनके पास ऑलरेडी एल मौजूद है। वो बताते हैं कि अपसाइड डाउन क्या चीज है, किस तरह से वो ग्रेविटी को इफेक्ट करती है और किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह चेंज कर देती है। हॉपर ने ऑलरेडी उस कमरे में जाकर के उस पोर्टल को देखा है, और वो उसके साइड में जो वाटर टैंक था वो भी, तो ही नोज की व्हाट इज अप। और सब लोग मिलकर एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। अब मैटर है विल को ढूंढने का, कि अपसाइड डाउन में तो पहुंच गए, लेकिन वो तो पूरा का पूरा हॉकिंस जैसा ही है ना, तो वहां पर विल कैसे मिलेगा। तो एल सजेस्ट करती है कि वो एक बार फिर से उसी तरह के टैंक में जाएगी, मतलब वो सेंसरी डिप्रिवेशन जो चेंबर बनाया गया था उसके लिए, तो ये वैसा का वैसा स्कूल में बनाते हैं। उसमें घुसने के बाद एल विल से कांटेक्ट करती है, जो कि उसी कैसल बायर्स में है जहां पर वो कभी कभी जाया करता था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो विल कहता है कि नहीं, आस्क देम टू हरी। मतलब विल के पास अब समय बहुत कम बचा है। तो हॉपर और जॉयस फटाफट से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं हॉकिंस लैब। लेकिन इस लैब के कंपाउंड में पहुंचते इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो हॉपर पहले तो इनको डराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमको वो लड़की दे देता हूं, मुझे पता है कि एल कहां पर है, हम लोगों को बस विल बचाने दो, हम अपसाइड डाउन में जाएंगे, विल को लेके आ जाएंगे। तो ये इनको प्रोटेक्शन सूट्स देते हैं, जिनको पहनकर
जॉइस और हॉपर एंटर करते हैं अपसाइड डाउन में। इधर नैन्सी और जॉनथन जो दोनों अकेले थे तो उन्होंने कहा अकेले बैठ के क्या करना, हम अपने पुराने प्लान को ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं जो था उस डेमेगॉर्गन को खत्म करना। तो ये जॉनथन के घर में जाते हैं, ट्रैप्स को सेट वगैरह करते हैं और एक दूसरे का खून निकालते हैं ताकि उस खून से अट्रैक्ट होकर वो डेमेगॉर्गन वहां तक पहुंचे। लेकिन तभी एंट्री होती है स्टीव की। स्टीव को रियलाइजेशन हो चुका था कि उसने नैन्सी के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था और अब किल ट्रिप में आकर वो नैन्सी से माफी मांगने उसके घर आया है। लेकिन जॉनथन को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और यहां से चीजें कॉम्प्लिकेट होने लगती हैं क्योंकि तभी वहां पे मौजूद लाइट्स भी फ्लिकर होना स्टार्ट कर देती हैं। अब वो डेमेगॉर्गन जैसे ही वहां पर आता है, स्टीव हैरिंगटन उसको देखकर पहले तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके उसका सामना करते हैं। जॉनथन को वो नियरली मार ही देता है, लेकिन तब स्टीव वो अपना बेसबॉल बैट उठाता है जो उसने अगले कुछ सीजन्स में भी कैरी किया हुआ है। उसको जॉनथन ने एक्चुअली क्रिएट किया था और एक बेसबॉल प्लेयर होने के नाते वो उसको रगड़ता जाता है और बस जैसे इसके ऊपर ये लोग आग लगाते हैं वो डेमेगॉर्गन वहां से गायब हो जाता है। इधर हॉपर और जॉइस जो है वो अपसाइड डाउन की उसी सेम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि जॉइस का घर है। वो देखते हैं कि वो डेमेगॉर्गन यहाँ पर था और अब उसके खून की ट्रेल है, मतलब उसको चोट लगी है। और इसी मोमेंट पे जॉइस और जॉनथन भी इन अ वे कनेक्ट करते हैं, मतलब जॉइस अपसाइड डाउन में है, जॉनथन नॉर्मल वर्ल्ड में है। तो हमको ये भी बता दिया जाता है कि विल अपसाइड डाउन में जॉइस से कैसे बात कर पा रहा था। इधर जो पार्टी है वो स्कूल में मौजूद है, लेकिन तभी डॉक्टर ब्रेनर और उसकी टीम वहां पे पहुंच जाते हैं क्योंकि हॉपर ने उनकी लोकेशन बता दी है। और जैसे वो माइक, डस्टिन और लूकस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, उनकी नाक और आंखों से खून निकलवा देती है एंड दे ऑल डाई। लेकिन इतना सारा खून देखकर वहां पर एक पोर्टल खुलता है एंड डेमेगॉर्गन अटैक्स। बच्चे तो भाग लेते हैं लेकिन डॉक्टर ब्रेनर उसका शिकार हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जॉइस और हॉपर फाइनली विल को ढूंढ निकालते हैं। वो बारबेरा को ढूंढते हैं लेकिन उसकी लाश मिलती है और विल के मुंह में कुछ सांप जैसा मॉन्स्टर घुसा हुआ है जिसको वो ट्यूब की तरह निकाल के बाहर फेंकते हैं। इट काइंड ऑफ इज अलाइव, तो वो हॉपर उसको शूट वगैरह करता है और ये लोग विल को लेके वहां से भागते हैं। इधर स्कूल में हम लोग देखते हैं कि डेमेगॉर्गन बच्चों पे अटैक करने आ रहा था, लेकिन तभी एल आती है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक है और एक बहुत ही बैड एस मूवमेंट में वो डेमेगॉर्गन को पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर देती है। लेकिन इस प्रोसेस में वो भी गायब हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विल हॉस्पिटल में है, ठीक ठाक है। पूरी पार्टी जब उससे मिलती है तो उसको ओवरवेल्म कर देते हैं, सब लोग बहुत खुश हैं और कहानी खत्म। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। एक महीने बाद हमको दिखाया जाता है कि क्रिसमस आने वाला है। लड़के एक बार फिर से डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहे हैं और इस बार वो जीत जाते हैं। माइक अभी भी एल को मिस करता है क्योंकि अपने बेसमेंट में उसने वही कैंप लगाया हुआ है जहां पर वो रहा करती थी और उसके साइड में उसने एक वॉकी भी रखा है अगर इन केस एल कम्स बैक एंड ट्राइज टू कॉन्टैक्ट हिम। विल को घर जाना है तो उसे लेने के लिए उसका भाई जॉनथन आता है बिकॉज अब वो रिस्क नहीं ले सकते, प्लस जॉनथन अभी रिकवर हुआ है। तो नैन्सी आती है, जॉनथन को एक क्रिसमस प्रेजेंट देती है जो कि उसका वही कैमरा है, मतलब एक नया कैमरा, उसका तोड़ दिया था ना, एंड साथ में गाल पे एक छोटी सी पप्पी भी। जॉनथन इससे थोड़ा सा खुश होता है और वो विल को लेके चले जाता है एंड वी सी दैट स्टीव एंड नैन्सी आर बैक टुगेदर अगेन। हॉपर जो है वो जंगल में वॉफल्स और एगोज अभी भी छोड़ के जा रहा है जो कि डेफिनेटली एल के लिए ही होंगे, मतलब इन दोनों की बॉन्डिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत दिखा दी गई है ऑलरेडी। और माइक घर पे तो आ चुका है लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। वो किसी बहाने से वॉशरूम में जाता है और उसको उल्टी होती है जिसमें उसको वही अपसाइड डाउन वाले ग्रोस लुकिंग क्रीचर्स निकलते हैं और इतना ही नहीं, वो अभी भी अपसाइड डाउन के विजन से हॉन्टेड है। और बस यहीं पे सीजन 1 खत्म और शुरुआत होती है सीजन 2। अब ये वाला सीजन ना सीजन 1 की तरह एकदम पीक अचीव नहीं कर पाता, इनफैक्ट उसके सामने काफी मीडियोकर सा फील होता है। इसमें डफर ब्रदर्स ने कुछ फिलर चीजें भरने की कोशिश करी थी, कुछ डिफरेंट आइडियाज को ट्राई किया था, बट व्हेन दे डिड नॉट वर्क तो सीजन 3 में उनका अबैंडन कर दिया। जैसे इसकी स्टार्टिंग में हमको कुछ टीनेजर्स का ग्रुप दिखाया जाता है, वो ईमो कपड़े वगैरह पहन के पुलिस उनको चेस कर रही है, फिर उनमें से एक जो है अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और ऐसा दिखाती है कि जिस टनल में से लोग गुजर रहे हैं उस टनल को कोलैप्स कर दिया है। पुलिस वाले उस चीज को देखकर वहीं रुक जाते हैं, बट एज इट टर्न्स आउट कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस वो पुलिस वालों के दिमाग में एक इल्यूजन को क्रिएट किया जा रहा था और ये करने वाली जो थी उसके हाथ पे 008 लिखा हुआ था और उसकी नाक से खून बह रहा था जैसे 11 के, विच मींस कि ये भी हॉकिंस लैब की ही एक टेस्ट सब्जेक्ट थी और डफर ब्रदर्स ने सोचा था कि इस आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इसको जिस तरह का रिसेप्शन मिला तो इसके आगे इस सीजन में इसके आगे कभी बात नहीं होती है। खैर इधर हॉकिंस में हम लोग देखते हैं कि गैंग पूरी तरह से चिल कर रही है, वो लोग आर्केड में है, तब उनको रियलाइज होता है कि डिग डग नाम का एक गेम है जिसमें डस्टिन का अभी तक हाई स्कोर था लेकिन उसको बीट कर दिया है मैड मैक्स ने। अब मैड मैक्स कौन है इसके बारे में ये लोग नहीं जानते हैं और इस बारे में ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि विल अचानक से वॉन्डर
वैंडर ऑफ कर जाता है, मतलब उसको विजन दिखने शुरू होते हैं जो सीजन 1 के एंड में उसने देखे थे। उसको लगने लगता है कि वो अपसाइड डाउन में है और तब उसको एक बड़ा सा मॉन्स्टर टाइप की एंटिटी नजर आती है, लेकिन तभी माइक आकर उसको एक बार फिर से खींच लेता है और अपने साथ ले जाता है। इधर हॉपर को मरे बॉमर नाम का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट परेशान कर रहा है। उसे समाउ 11 के बारे में कुछ कुछ चीजें पता है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, टेलीकाइनेटिक है, लेकिन साथ में उसको ये लगता है कि वो एक रशियन एजेंट है और हॉपर बस उसको अवॉइड करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी उसको एक कॉल आता है। हॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करने जाता है एंड ही फाइंड्स आउट कि एक खेत में जितने भी कद्दू उगाए गए थे वो सारे के सारे सड़ चुके हैं, लाइक एकदम ही काले पड़ चुके हैं। और इस फार्म का जो ओनर है उसको लगता है कि उसके राइवल की कोई साजिश है। इधर नैन्सी और स्टीव सीजन 1 के बाद अब एक बार फिर से एक साथ हो चुके हैं, स्कूल में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि तभी एक नया लौंडा अपनी एंट्री लेता है। इसका नाम है बिली और इसमें काफी भयानक तरीके का रेज है, जहां से निकलता है लड़कियां इसको घूरे चले जा रही हैं। लेकिन साथ में एक नई लड़की का इंट्रोडक्शन और होता है जिसका नाम है मैक्सीन। ये अपने आप को मैक्स कहना पसंद करती है और गैंग को लगता है कि शायद यही मैड मैक्स है। इधर जॉइस भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने लगी है। वो डेट कर रही है बॉब नाम के एक बंदे को जो रेडियो शैक पे काम करता है एंड ही इज क्वाइट गुड, ऑनेस्टली वेरी वेरी गुड। इस पूरे शो के हिसाब से ये बंदा काफी बढ़िया था। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि विल को हॉकिंस लैब में लेके जाया जा रहा है बिकॉज वो जो सारी चीजें वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करे जाते हैं, कुछ ईईजी वाले इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और ये सारे काम कर रहा है एक नया डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर ओवेंस। अब जैसे ही वो आर्केड को मेंशन करते हैं तो विल को जो कुछ समय पहले आर्केड के अंदर उसने अपसाइड डाउन एक्सपीरियंस किया था ना, उसके विजन्स आने लगते हैं और उसकी जितनी भी ईकेजी वाली रीडिंग है दे गो क्रेजी। जॉइस ये देख के काफी घबरा जाती है, लेकिन डॉक्टर ओवेंस उसको शांत कराते हैं ये बोलकर कि पूरी चीजें मोस्ट लाइकली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, क्योंकि अभी विल को वो पूरा कांड हुए जो सीजन 1 में किया गया था उसको 1 साल पूरा हो जाएगा, उसकी एनिवर्सरी आने वाली है, इसी वजह से शायद वो इन सब चीजों को रिलिव कर रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ओवेंस जो है वो बेसमेंट में जाते हैं और हॉकिंस लैब वाले अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उनके बेसमेंट में अभी भी वो दरवाजा है जिसको फायर का इस्तेमाल करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ये फायर से डरता है। फिर डस्टिन और लूकस मैक्स को काफी लंबे टाइम तक चेस करने के बाद ये बात कंफर्म कर लेते हैं कि वही मैड मैक्स है एंड व्हेन इट कम्स टू आर्केड गेम्स शी हैज सीरियस स्किल्स। आल्सो शी इज स्टेप सिस्टर या हाफ सिस्टर, वो जो गाड़ी वाला बिली बंदा था ना उसकी आधी मतलब स्टेप सिस्टर है। इधर नैन्सी जो है वो अभी भी बाप की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है, गिल्टी फील कर रही है, तो वो लोग बाप के घर जाते हैं जहां पर उनको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं उसकी मौत का एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए कि उन्होंने ही मरे बॉमन जो जर्नलिस्ट था उसको हायर किया था। इस चक्कर में उनका घर तक बिकने वाला है। और फाइनली 11 भी जिंदा बच चुकी है। हमको दिखाया जाता है कि वो अपसाइड डाउन में तभी बच गई थी और वहां से बाहर निकल के वो माइक के घर पहुंचती है, बट शी फाइंड्स आउट कि वहां पर कई सारे एजेंट्स हैं जिन्होंने माइक को घेर रखा हुआ है। माइक को वो ये कहते हुए सुन लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो 11 को कभी भी धोखा नहीं देगा और ये देखकर वो वहां से निकल जाती है। काफी लंबे टाइम तक जंगल में बिताने के बाद उसकी मुलाकात हॉपर से होती है जो उसको जंगल के एक कैबिन में पिछले 1 साल से रख रहा था। एंड अब हैलोवीन आ चुका है तो हमारी जो पूरी गैंग है वो गोस्टबस्टर्स की कॉस्ट्यूम में ड्रेस अप करी है। डस्टिन एंड लूकस जो है वो मैक्स को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो भी उनकी गैंग का पार्ट बन जाए और उन्हीं के साथ ट्रिक और ट्रीटिंग जाए। पहले तो वो मना कर देती है बट देन शी ग्रेजुअली जॉइन्स इन। नैन्सी और स्टीव जो है वो खुद ही एक रफ पैथ से जा रहे हैं जहां पर वो एक दूसरे को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी चीज जो है ना एक बॉम्ब की तरह टिक करती है जो हैलोवीन की रात फाइनली फटती है। जब नैन्सी और स्टीव एक हैलोवीन पार्टी में जाते हैं वहां पर नैन्सी कुछ ज्यादा ही पी लेती है और वो स्टीव को कुछ भी चीजें बोलना शुरू कर देती है। ये सारी चीजें देख और सुनकर स्टीव वहां से निकल जाता है उसको अकेला उसी हालत में छोड़कर, लेकिन फिर जॉनथन आता है जो नैन्सी को अपने घर छोड़ता है। इधर हम देखते हैं कि विल पूरी गैंग के साथ ट्रिक एंड ट्रीट कर रहा है जो कि जॉनथन को सुपरवाइज करनी चाहिए थी बट ही डज नॉट वांट टू। उसको थोड़ा सा बाहर निकलना है, उसकी भी अपनी जिंदगी है, तो वो चला जाता है नैन्सी के साथ में। और विल को तब विजन आते हैं अपसाइड डाउन के, वो एक बार फिर से वहां पहुंच जाता है बट लकीली माइक उसके साथ अभी भी वहां मौजूद है जो उसको हाथ पकड़ के उसके घर छोड़ देता है। इधर हमको पता चलता है कि हॉपर जब दूसरे फार्म को इन्वेस्टिगेट करने जाता है तो उसके कद्दू भी सड़ चुके हैं, मतलब राइवल और जो पहला वाला था दोनों के कद्दू सड़ गए हैं। सो ही थिंक्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो 11 के पास जाता है उसी सेम केबिन में, वो उसको बाहर निकलने नहीं देता जिस बात से वो काफी परेशान हो चुकी है। पिछले 1 साल से बस वो वहीं बैठी है। जब भी वो माइक से मिलने की बात करती है हॉप उसको कहता है कि हम करेंगे, वो पूछती है कि कब करेंगे तो कहता है बहुत ही जल्दी, लेकिन उसका जल्दी कभी आता ही नहीं है। तो इस बात से परेशान होकर 11 अपने कमरे में जाती है, अपने आप को ब्लाइंडफोल्ड पहनाती है और फिर अपनी मां से कम्युनिकेट करती है। इधर डस्टिन जब ट्रिक एंड ट्रीट करके लौट रहा होता है तो उसको अपने ट्रैश कैन में एक अजीब सा दिखने वाला ब्लॉब मिलता है। उसको उठा करके अपने घर ले जाता है और एक ग्लास के केस में बंद कर देता है। जब वो बाकी गैंग को इससे मिलवाता है तो ही रियलाइजेस कि ये थोड़ा बड़ा हो चुका है और उनको बताता है कि उसने इसका नाम रखा है डार्ट। लेकिन उसी मोमेंट पे विल डार्ट को रिकॉग्नाइज कर लेता है क्योंकि उसने सीजन 1 के एंड में अपने अंदर से ही इसको वॉमिट करके निकाला
वाला था। नैन्सी स्टीव से मिलने जाती है उससे बात करने के लिए कि लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ उसको बेयरली याद है, लेकिन स्टीव की अपनी खुद की स्ट्रगल चल रही है। बिली जो है बास्केटबॉल के गेम में स्टीव को जमीन पे रगड़ दे रहा है बहुत बुरी तरह से, वो भी तो वो नैन्सी के ऊपर ही चिल्ला देता है और नैन्सी उसको छोड़ के वहां से निकल जाती है। वो मिलती है जॉनथन से और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि बाकी जो कुछ भी हो रहा है उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया जाए। इधर हम लोग देखते हैं कि डस्टिन डार्ट को लेके अपनी गैंग से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके आंखों के सामने वो अपने पैर भी निकाल लेता है और ये सब देखकर वो लोग घबराते हैं, डार्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कूद काद के कमरे से बाहर निकल जाता है। इस बीच मैक्स और माइक की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। माइक जो है वो मैक्स को इतना पसंद नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि वो गैंग में 11 की जगह ले रही है, लेकिन उन दोनों की इसी कन्वर्सेशन को 11 जो कि घर से भाग के आई थी माइक से मिलने के लिए वो देख लेती है और उसको लगता है कि अच्छा पार्टी बदल लिया, तो अपनी पावर्स यूज करके मैक्स को पीछे खींच के गिरा देती है और माइक समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो 11 को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तब तक हॉप आकर के 11 को उठाता है और वापस ले जाता है। नाउ विल जो है ना उसको स्टार्टिंग से ही एक बड़े से मॉन्स्टर के विजन दिख रहे थे जिसके मल्टीपल लेग्स हैं और वो काफी बड़ा है दिखने में, तो ये चीज पहले वो ड्रॉ करता है और जॉयस इस बात को देख लेती है और फिर वो एक दूसरी फुटेज के साथ इसको कोरिलेट करती है, तो शी रियलाइजेस कि जो कुछ भी विल देख रहा है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। इधर 11 अपने कन्फाइनमेंट से परेशान होकर अपने घर में चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करती है, तब उसको हॉकिंस लैब की कुछ फाइल्स मिलती हैं और उसी में से एक फाइल होती है उसकी माँ जेन की। इधर नैन्सी और जॉनथन जो है वो स्मार्ट बन के हॉकिंस लैब में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब उनको डॉक्टर ओवेंस मिलते हैं जो उनको बेसमेंट पे ले जा करके वो दरवाजा दिखाते हैं अपसाइड डाउन का और उनसे कहते हैं कि किसी को बताना मत प्लीज, क्योंकि रशियंस जो है वो खुद भी इसी फिराक में है और अगर ये न्यूज बाहर निकल गई तो रशियंस इस चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे और मे बी उसको वेपनाइज करने की भी। नैन्सी इस पूरी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेती है ताकि वो जर्नलिस्ट को दे सके और बारबरा को फाइनली जस्टिस मिल पाए। इधर हम लोग देखते हैं कि विल को फाइनली कहा जाता है कि जो भी तुम्हें दिख रहा है, जो भी तुमको विजन्स आ रहे हैं उनको एक पेपर पे ड्रॉ करना शुरू करो। तो विल एक नहीं कई मल्टीपल पेपर पे ड्राइंग बनाता चला जाता है, ड्राइंग बनाता चला जाता है और हॉपर पहले तो इसको देखकर इग्नोर कर देता है, बट देन ही रियलाइजेस कि जो कुछ भी विल ने बनाया है ये एक्चुअली में रैंडम ड्राइंग्स नहीं है बल्कि हॉकिंस के नीचे एक टनल नेटवर्क है। तो बस एक पॉइंट को ढूंढकर हॉपर खुदाई करना शुरू करता है और वो टनल्स में पहुंच जाता है जहां पर अपसाइड डाउन की तरह स्पोर्स निकल रहे हैं। इधर मैक्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसकी गैंग इतनी बुरी तरह से बिहेव क्यों कर रही है उसके साथ में, तो लूकस जो है वो मैक्स को सारी चीजें बताता है। पहले तो इस बारे में बिलीव नहीं करती, लेकिन लूकस का डेस्परेशन देखकर उसको लगने लगता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इधर 11 ने फाइनली अपनी माँ को ढूंढ निकाला है, लेकिन वो पूरी तरह से वेजिटेबल है। वो कोशिश करती है उससे बात करने की, पूरा ब्लाइंड फोल्ड वगैरह बांधती है और उसके साथ कांटेक्ट करती है। तब उसे एक फ्लैशबैक दिखता है जहां पर हमें ये पता चलता है कि जेन एक बार लैब तक पहुंच गई थी। वो एल को भी देख लेती है, लेकिन तभी आकर वहां की सिक्योरिटी उसको इलेक्ट्रिक्यूट करती है एंड इसी वजह से उसकी माँ आज इस वेजिटेटिव स्टेट में है। और इतना ही नहीं, एल ये भी देखती है कि सारा कुछ करवाने वाला 11 के पापा जो डॉक्टर ब्रेनर थे ना वो थे। इधर हॉपर खुदाई करने के बाद अब मिसिंग जा चुका है और किसी को मिल नहीं रहा, तो बॉब जो है वो उसकी ड्राइंग्स आइडेंटिफाई करके हॉप को ढूंढने की कोशिश करता है और हमको दिखाया जाता है कि हॉपर एक्चुअली में उन टनल्स में फंस चुका है और नियरली ही इज अबाउट टू डाई। जब वो स्लग्स और वो उसको पूरी तरह से ओवरवेल्म कर देते तो हॉप इज अबाउट टू डाई, तभी जॉयस और बॉब वहां पर आकर उसको बचा लेते हैं। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि लैब के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए हैं जो उन स्लग्स को जलाना शुरू करते हैं एंड एज सून एज दिस हैपेंस उधर विल को भी झटके पड़ने लगते हैं। ये सब कुछ देख के हॉपर को समझ में नहीं आता। वो डॉक्टर ओवन से बात करता है जो उसको लैब के भी नीचे एक जगह पे लेके जाता है और बताता है कि एक बहुत ही बड़ा सा दरवाजे टाइप की चीज है और वहीं से सारी टनल्स भी निकल के जा रही हैं हॉकिंस के नीचे। तो हॉप कहता है कि ठीक है, अगर इसकी वीकनेस फायर है तो इसको जला जला के बंद कर दो, लेकिन डॉक्टर ओवेंस कहते हैं कि वो जला भी नहीं पा रहे बिकॉज एवरी सिंगल टाइम दे ट्राई टू डू इट विल को उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। इधर नैन्सी और जॉनथन जो है मरे बॉमन के घर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर बातचीत होती तो मरे बॉमन कहता है भाई देखो तुम दोनों के अंदर फीलिंग्स हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू डिले द इनएविटेबल, तो इसीलिए जो कुछ भी है मेरा बेडरूम वहीं पर है, यूज इट। तो वो यूज करते हैं एंड दे फाइनली गेट टुगेदर। एंड इधर विल और माइक आपस में बात करते हैं तो माइक विल से कहता है कि देखो अगर वो तुम्हारे अंदर है तो इस बात का फायदा उठा करके तुम उसके ऊपर स्पाई कर सकते हो, मतलब तुम देख सकते हो जो चीजें वो देख रहा है, जो चीजें वो एक्सपीरियंस कर रहा है और ऐसे में हमारी हेल्प हो सकती है। तो विल उसको कहता है कि अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं तो ये भी तो हो सकता है कि वो मुझ पे स्पाई कर ले। लेकिन इन्हीं बातों के चलते विल अपने आसपास वाले लोगों को बताता है कि एक चीज है जो वो मॉन्स्टर उसको दिखाने नहीं दे रहा, मतलब उन टनल्स में वो एक एरिया को मार्क करता है और कहता है कि मॉन्स्टर नहीं चाहता कि वो वहां तक
पहुंचे। इधर लूकस, मैक्स, डस्टिन स्टीव के साथ मिलकर डार्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो एक बड़ा कुत्ता बन चुका है। ये लोग उस बस वाले जंकयार्ड में पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि डार्ट अकेला नहीं है, उसी की तरह और भी अब कई सारे डेमीडॉग्स वहां पर आ चुके हैं एंड वो सब इन बच्चों को घेर लेते हैं। तो स्टीव बेसबॉल बैट निकालता है और पहुंच जाता है अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए, लेकिन तभी ऐसा लगता है कि अचानक वो सारे डेमीडॉग्स को एक कॉल आया और वो सब भाग के एक तरफ निकल गए। बच्चे इस बात को देखकर खुश होते हैं, लेकिन स्टीव कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर विल ने उस मैप पे जो एरिया मार्क किया था ना टनल्स वाला, वहां पे कई सारे सोल्जर्स इकट्ठे हो रहे हैं ताकि वहां जाकर के देखें और उसको डिस्ट्रॉय कर पाए, थिंकिंग कि वो उस मॉन्स्टर या वो जो कुछ भी है उसका एक वीक पॉइंट होगा। लेकिन तभी वो जितने भी डेमीडॉग्स वहां से भाग निकले थे ना, वो सब इन सोल्जर्स पे आके अटैक करते हैं और इनको खत्म कर देते हैं। तब माइक को समझ में आता है कि ये सारा का सारा एक्चुअली में उस मॉन्स्टर का प्लान था जिसने विल को पोजेस करके रखा हुआ है, और विल उस पे नहीं बल्कि वो विल पे स्पाई कर रहा था, और ये पूरा का पूरा उसने प्लान बनाया ताकि सोल्जर्स वहां जा सकें और खत्म हो जाए। तो ये लोग विल को सेडेट करते हैं ताकि इसके आगे अब वो कुछ भी ना बता पाए, और अब जितने भी डेमीडॉग्स थे वो लैब में पहुंच चुके हैं, हॉकिंस की लैब में पहुंच चुके हैं, जहां पर विल और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स इकट्ठा हुए हैं। तो बस ये कैरेक्टर्स वहां से भाग निकलने का प्लान करते हैं, लेकिन वहां की पावर चली गई है। पावर को रिस्टोर करने का काम है बॉब का, क्योंकि वही वहां पर काम करता था, तो ही नोज हाउ टू। अब बॉब वहां से निकलता है पावर को रिस्टोर करने के लिए इतने सारे डेमीडॉग्स से बचते बचते, एंड ही समहाउ इज एबल टू डू इट एज वेल। डॉक्टर ओवेंस भी उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, और जब वो बच के बाहर निकल ही रहा होता है तब उस पे डेमीडॉग्स अटैक करते हैं एंड he sadly dies. Now, इस बीच हमको एक एपिसोड और दिखाया जाता है जिसमें 11 जो है अपनी खुद की जर्नी पे निकल चुकी है, वही जो हमको 008 दिखाई गई थी उससे मिलती है और कुछ उटपटांग टाइप के काम करती है जो कि जरूरी भी नहीं है। बस तुम इतना समझ लो कि इससे 11 को ये पता चलता है कि डॉक्टर ब्रेनर जो पापा थे वो जिंदा है। नाउ सारी की सारी गैंग मिलके विल को एक अंधेरे कमरे में बिठाती है ताकि उसको ये पता ना चल पाए, मतलब जो मॉन्स्टर है उसे ये पता ना चले कि सब लोग कहां पर है, नहीं तो अपने डॉग्स को इनके ऊपर भी अटैक करने के लिए भेज देगा। वो उसको थोड़ा इंट्रोगेट करते हैं लेकिन वो चीज वर्क नहीं करती। फिर हॉप नोटिस करता है कि विल जो है वो मॉर्स कोड में इनको सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा है, और उसको डिसाइफर करने पे दे फाइंड कि विल कह रहा है क्लोज द गेट। लेकिन गेट को क्लोज करे तो करे कैसे? एवरी टाइम दे ट्राई टू डू इट विल को चोट लगने लगती है, विल चिल्लाने लगता है, उसको झटके पड़ने लगते हैं। तभी उस मॉन्स्टर को पता लग जाता है कि भाई ये लोग कहां पर हैं। एक फोन बजता है एंड वही नोज, तो वो अपने सारे के सारे कुत्तों को इनके पीछे भेज देता है। तभी 11 की एंट्री होती है जो इनकी जान बचाती है, एंड माइक को पहली बार इस सीजन के एंड में बात पता चलती है कि 11 एक्चुअली में जिंदा है। वो हॉपर की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि ये बात बाद में करेंगे। 11 जो है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस गेट को बंद कर सकती है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस मॉन्स्टर को विल के अंदर से बाहर निकालना होगा। वो करेंगे कैसे? उसको गर्म करके, क्योंकि उस मॉन्स्टर को ठंड पसंद है, तो उसको ऑपोजिट करने पे शायद ये बॉडी को छोड़ दे। एंड एग्जैक्टली वैसे ही होता है। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, मतलब हीटर वीटर ओवरलोड करने पड़ जाते हैं, और नैन्सी को एक सरिया लेके विल के मतलब उसको थोड़ा देना पड़ता है, तब जाकर वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है। अब हॉप और 11 पहुंच चुके उस दरवाजे के सामने, लेकिन वहां पर बहुत सारे डेमीडॉग्स हैं। तो माइक और गैंग क्या प्लान करते हैं कि जितने भी डेमीडॉग्स हैं उनको दूसरी तरफ लेके जाने के लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। वो टनल्स के दूसरी साइड में आग लगाते हैं, जिससे उनको लगता है कि वहां खतरा है, तो सारे डेमीडॉग्स उस एरिया को खाली कर देते हैं, और 11 अपनी भरपूर शक्तियों का इस्तेमाल करके, मतलब इस बार 2 नाक से खून बहता है, उस दरवाजे को फाइनली बंद कर देती है। जैसे वो दरवाजा बंद करती है सारे डेमीडॉग्स अपने आप मर जाते हैं, एंड द डे इज सेव्ड फॉर नाउ। 1 महीने के बाद हमको दिखाया जाता है कि मरे बॉमन जो जर्नलिस्ट था, उसको जो ऑडियो मिला था उसने वो दिखा दिया पूरी दुनिया को, तो हॉकिंस लैब एक्सपोज हो चुकी है, जिस वजह से उसको शट डाउन कर दिया गया है। डॉक्टर ओवेंस जो है वो हॉपर को 11 का बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं, मतलब फर्जी बना करके उसका नाम जेन रख दिया है, तो अब वो जेन हॉपर बन गई, मतलब हॉपर की बेटी है वो। हॉपर उसे 1 साल तक अंदर रखने की बात करता है, लेकिन कहता है 1 दिन के लिए तुम बाहर जा सकती हो, और वो होती है इनकी प्रॉम नाइट, जहां पर माइक और 11 डांस करते हैं एंड दे शेयर अ किस। और बस इसी डांस के पीछे हमको दिखाया जाता है कि जो उनका हॉल है, मतलब उनका जो पूरा स्कूल है, उसके ऊपर वो बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है, और ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। और सीजन 2 के खत्म होने के बाद सर्दियां तो आ चुकी है, लेकिन हॉकिंस में जो कांड हुआ था उसके बाद अब 1 साल बीत चुका है, और कई सारी नई नई चीजों की शुरुआत हो रही है, जिसमें से सबसे पहला है माइक और एली का प्यार, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अब बड़े हो चुके हैं ना। फिर दूसरा आता है हॉकिंस के शहर में बना हुआ स्टारकोर्ट नाम का एक नया मॉल, जहां पर हमारी पूरी गैंग जाती है, नई मूवी को एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक पावर आउटेज होता है। इस पावर आउटेज के बीच हम लोग देखते हैं कि वहीं पास मौजूद एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में कुछ अजीब सा होने लगा है। मतलब तुम बस इतना समझ लो कि पिछले सीजन के एंड में विल के अंदर से जो माइंड फ्लेयर बाहर निकला था ना, वो समहाउ अपसाइड डाउन नहीं पहुंच पाया, और इसी वजह से ये चीज विल को अभी भी परेशान कर रही है। वो उस पूरी एंटिटी को अपनी गर्दन के
पीछे अभी भी महसूस कर सकता है और उसे लगता है कि कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ डस्टिन जो है वो 1 महीने के लिए साइंस कैंप में गया था। जब वो वहां से वापस आता है तो उसको लगता है कि कोई उसे याद नहीं रखेगा और एक प्रैंक के बाद गैंग उसे वेलकम करती है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम सूजी है, लेकिन उसमें से कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। तो इसी बात का भरोसा दिलवाने के लिए वो उन सबको एक पहाड़ पे चढ़ा के ले जाता है जहां से वो सूजी को कांटेक्ट कर सके एक रेडियो के थ्रू। ये लोग काफी लंबे टाइम तक रेडियो टावर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोर होने की वजह से माइक और एल सबसे पहले वहां से निकल जाते हैं। कहते हैं उनको कोई जरूरी काम है जो कि चुम्मा चाटी करना। और हॉपर को ये माइक और एल के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो दोनों को बहुत बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं हो पा रहा है। तो वो जॉयस के पास जाता है एक सॉल्यूशन मांगने के लिए। जॉयस उसको कहती है कि तुम एक पुलिस वाले की तरह इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो और इसी वजह से ये चीज काम नहीं कर रही है। एक बाप की तरह हैंडल करो, शायद बात बन जाए। तो हॉपर जाता है और वही करता है जो एक बाप को करना चाहिए। वो जाकर के माइक को थ्रेटन करता है। इस बात से माइक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि कुछ टाइम एल से दूर रहा जाए। इधर नैन्सी और जोनाथन जो है वो हॉकिंस पोस्ट के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। ये दोनों अभी भी प्यार में हैं, लेकिन जहां पर ये काम कर रहे हैं ना, उसमें जितने भी मर्द हैं वो बहुत ज्यादा सेक्सिस्ट हैं और नैन्सी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। लेकिन इसी बीच नैन्सी को एक लीड मिलती है रैट्स को लेके, मतलब जितने भी चूहे हैं वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो जो अबैंडन्ड वेयर हाउस या वो जो फैक्ट्री थी ना, ये सारे चूहे वहां जाकर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। इधर डस्टिन वो रेडियो का टावर लगाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से तो कांटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन तब उसको एक रशियन ट्रांसमिशन सुनाई देता है। इधर हम लोग को दिखाते हैं कि जो बिली है ना, मैक्स का भाई बिली, वो स्विमिंग पूल में एक लाइफ गार्ड बना हुआ है और उसके और माइक की माँ मिसेस व्हीलर के बीच में कुछ आग भड़कने सी लगी है। लेकिन तभी उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वो अपनी कार में बैठ के अपने घर जाने लगता है, तभी रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से वो भी उसी अबैंडन्ड फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहां पर वो कुछ बहुत ही डरावना विटनेस करता है। वो पहले अपसाइड डाउन पहुंचता है, उसको कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं एंड हम सबको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ से कांड थोड़े सीरियस होने लगे हैं। इधर माइक जो है वो 11 को थोड़ा सा अवॉइड करने लगा है क्योंकि हॉपर ने उसको धमकी दे दी है। तो 11 कहती है कि ठीक है, भाड़ में जा। वो मैक्स के पास जाती है एडवाइस मांगने के लिए। मैक्स उसको कहती है कि ये लड़कों को ज्यादा घास डालने की जरूरत नहीं है, अपन दोनों चलते हैं मॉल घूमने। अब 11 और मैक्स मॉल में घूम रहे हैं और अपना चिल कर रहे हैं, लेकिन जो माइक है वो अपनी गैंग के साथ मॉल पहुंच चुका है बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट ही फक्ड अप। उसे 11 को मनाने के लिए गिफ्ट लेना है और इसी प्रोसेस के दौरान इन लोगों की आपस में मुलाकात हो जाती है और 11 उससे कहती है I dump your ass. इधर डस्टिन वो रशियन ट्रांसमिशन पकड़ने के बाद स्टीव से जाके मिलता है और उसको बताता है कि उसने क्या क्या चीजें देखी हैं। यहीं पर हम लोग देखते हैं एक नई कैरेक्टर को जिसका नाम है रॉबिन। ये सब लोग मिलकर इस पूरे मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और हालांकि पहले रॉबिन से बात छुपाते हैं, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड सिंस उसे थोड़ी बहुत टूटी फूटी रशियन आती है, तो फिर ये लोग कहते हैं कि चल ठीक है, तू भी सुन ले। और इस पूरी चीज को डिकोड करते करते दे एक्चुअली रियलाइज कि उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इसी मॉल का है। तो इसका मतलब ये है कि वो रशियन ट्रांसमिशन की जो ब्रॉडकास्ट है वो इसी मॉल से करी जा रही थी। इधर नैन्सी जोनाथन के साथ मिलकर वो चूहों वाली पूरी जो मिस्ट्री है ना, उसको फॉलो करते करते एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचते हैं, जो बताती है कि उसने एक चूहा एक पिंजरे में पकड़ के रखा हुआ है और देख के ही समझ में आ जाता है कि चूहा बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा है और इसके कुछ ही देर बाद वो जैसे फट सा जाता है। फिर 11 और मैक्स एक बार घर पे वापस लौटने के बाद एल की पावर्स के साथ थोड़ा खेलना शुरू करते हैं बिकॉज उनको लड़के क्या सोच रहे हैं उन पे स्पाई करना है। तो 11 अपनी आंखों पे पट्टी बांधती है एंड शी स्टार्ट्स टू डू हर माइंड थिंग अगेन। लड़कों पे स्पाई करते करते वो लोग मैक्स के भाई बिली तक पहुंच जाते हैं और 11 उसको देख रही होती है। जनरली जब 11 इस वाले वर्ल्ड में होती है ना, मतलब जो उसकी माइंड प्लेस है, वहां पर वो लोगों को देख सकती है लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता। तो 11 हैरान तब होती है जब वो बिली पे स्पाई करते करते बिली भी उसे देख लेता है। 11 समझ जाती है कि ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और इस पूरी चीज को और आगे तक इन्वेस्टिगेट करते हुए इनको पता चलता है कि बिली ने एक्चुअली अपने स्विमिंग पूल वाले एरिया से एक लड़की को किडनैप कर लिया है। इधर डस्टिन, स्टीव और रॉबिन जो है ये अपनी पूरी टीम बनाकर वो जो रशियन ट्रांसमिशन था उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उसी को ट्रैक करते करते ये मॉल की ही एक दूसरी एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं जो जरूरत से ज्यादा ही हेवीली गार्डेड है। एंड इसको देखते उनको समझ में आ जाता है कि ये पूरी की पूरी चीज किसी न किसी तरीके से रशियन से कनेक्टेड है। इधर जॉयस जो है उसने भी कुछ वियर्ड सा ऑब्जर्व करना शुरू किया है। हॉकिंस में जितने भी मैग्नेट्स हैं वो थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो वो स्कूल के साइंस टीचर से बात करती है जो उसको कहता है कि ये होना पॉसिबल है नहीं, इसके लिए एक बहुत ही बड़ी और महंगी मशीन की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो हॉपर के साथ वही हॉकिंस की लैब के बेसमेंट में जाते हैं जहां पर अपसाइड डाउन का डोर हुआ करता था सीजन 1 और 2 में।
हॉपर उसे बताता है कि उसने अपनी आंखों से इस दरवाजे को बंद करवाया है एंड इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू। वहां पर कोई भी दरवाजा नहीं है, पूरा कंक्रीट की वॉल है। और फिर जॉयस को लगने लगता है कि ओके मे बी आई एम इमेजिनिंग थिंग्स। लेकिन जब ये लोग वहां पर एंट्री कर रहे होते तो एक कैमरा इनको देख लेता है और उसके बाद वहां पर एक रशियन आता है जो काफी खतरनाक है। और हालांकि हॉपर उससे लड़ने की काफी बढ़िया कोशिश करता है, बट वो रशियन एक अलग लेवल का हरामी है, तो वो हॉपर को काफी बुरी तरह से ठोकता है और फिर वहां से भाग निकलता है। अब माइक और 11 की रिलेशनशिप ऑब्वियस हो चुकी है, लूकस और मैक्स के बीच में भी कुछ खिचड़ी पकड़ी है। डस्टिन स्टीव के साथ भाग निकला, तो इस पूरी चीज से ना विल बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उसको लगता है कि बचपन में वो लोग D&D खेला करते थे, वो वाला बचपन उसको वापस चाहिए। और इस पूरी चीज को सुनने के बाद माइक उससे कहता है कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुझे लड़कियां पसंद नहीं आती। इस बात को सुनकर विल बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अपने बायर्स कैसल में जाता है, वहां जाकर के उसमें तोड़फोड़ करना शुरू करता है। और जब उसकी गैंग उसको ढूंढते हुए आती है तो उसको एक विजन आता है और वो अपनी गैंग से कहता है He's back. इधर बिली को माइंड फ्लेयर ने टेक ओवर कर लिया है, जैसे उसने सेकेंड सीजन में विल को टेक ओवर करने की कोशिश करी थी। और अब हम माइंड फ्लेयर का प्लान भी धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। वो बिली की मदद से एक दूसरी लड़की को किडनैप करवाता है और उसे भी टेक ओवर कर लेता है। अब बिली और ये हेदर नाम की लड़की, ये दोनों मिलकर हेदर के घर पे जाते हैं और उसके पेरेंट्स को टेक ओवर कर लेते हैं। एंड लेटर ऑन वी फाइंड आउट कि इसका जो फादर था वो हॉकिंस पोस्ट का एडिटर इन चीफ है, मतलब नैन्सी और जॉनथन का बॉस। तो जब वो दोनों अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर इसके पास आते हैं तो वो समझ जाता है कि क्या होने वाला है और वो उन दोनों को फायर कर देता है। नैन्सी कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जॉनथन उसको कहता है कि तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के लिए थोड़ा कमाना पड़ता है, मेरी स्ट्रगल है। और इन दोनों के बीच में थोड़ी बहसबाजी हो जाती है। इधर हॉपर पिटने के बाद काफी गुस्से में है, लेकिन तब उसको याद आता है कि इसी सेम बाइक वाले बंदे को उसने मेयर के ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा था। तो ये मेयर के ऑफिस जाता है, उसको काफी बुरी तरह से पीटता है, उसकी उंगली काटने की धमकी देता है। तब जाकर मेयर उसको बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, मतलब ये स्टारकोर्ट मॉल और ये जितनी भी चीजें हैं, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। मतलब उन्होंने मॉल तो बना ही लिया है, उसके अलावा हॉकिंस में भी काफी सारी अलग अलग जगह पे जमीनें खरीदते चले जा रहे हैं। और ये सब कुछ वो लोग स्ट्रैटेजिकली हॉकिंस लैब के आसपास ही कर रहे हैं। इधर स्टीव, डस्टिन और रॉबिन जो है, इन लोगों ने अपनी गैंग बना ली है, लेकिन उनको ये समझ में आता है कि अगर उन्हें उस दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है ये जानना है तो ऐसे तो घुस नहीं सकते। वहां तक पहुंचने का रास्ता है वेंट्स, और वेंट्स में घुसने के लिए तीनों काफी बड़े हैं। तो फिर ये लोग पहुंचते हैं लूकस की बहन एरिका के पास। एरिका इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो वेंट्स में से क्रॉल करते हुए जाती है, इन लोगों के लिए रास्ता खोल देती है। और जब ये लोग इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो दे फाइंड आउट कि जहां पर ये खड़े हैं वो एक्चुअली में एक लिफ्ट है, और उस लिफ्ट से ये लोग सीधे नीचे पहुंच जाते हैं, मतलब हॉकिंस के कई किलोमीटर नीचे। नाउ 11 ने अपने विजन में बिली को देखा, उसको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं विल ने सेम विजन एक्सपीरियंस किया, उसको समझ में आ गया कि यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है। अब ये सब लोग एक साथ आपस में मिलते हैं, नोट शेयर करते हैं एंड रियलाइज करते हैं कि बिली इज द वन जो कि सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। तो बिली को ट्रैप करते हैं, और वही पुरानी टेस्टेड स्ट्रैटेजी कि इसको ठंडा पसंद है तो उसको गर्म दे दो, जो कि सीजन 2 में इन लोगों ने किया था। उसके थ्रू ये लोग बिली को एक सोना में बंद कर देते हैं। उस सोना से गर्मी निकलती है, बिली पागल होने लगता है और पागलपन में आके उस सोना का दरवाजा ही तोड़ देता है। 11 उसको अपनी पावर्स का यूज करके धक्का उक्का मारती है, बट इवेंचुअली बिली एंड्स अप रनिंग अवे। इधर स्टीव और डस्टिन का गैंग जो है वो उस लिफ्ट के थ्रू बॉटम तक पहुंच चुका है, और उनको रियलाइजेशन होता है कि पूरी की पूरी एक टनल है जो बहुत ही लंबी है। इसको फॉलो करते करते ये लोग एक रशियन फैसिलिटी तक पहुंचते हैं, और उनको रियलाइजेशन होता है कि वही सेम पोर्टल है जो अपसाइड डाउन तक जाता है, और इन्हें एक मशीन दिखाई पड़ती है जो शायद इस पोर्टल को खोलने का काम करेगी। अब स्टीव और रॉबिन पकड़े जाते हैं, डस्टिन वहां से भाग निकलता है, और रशियंस के काफी इंटेंस इंटरोगेशन के बाद भी ये दोनों अपना मुंह नहीं खोलते। कहते हैं कि हम दोनों टीनेजर्स हैं। रशियंस इनके ऊपर ट्रूथ सीरम का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनको यही पता चलता है कि वो टीनेजर्स हैं। तब तक डस्टिन और एरिका आते हैं, दोनों को बचा के वहां से ले जाते हैं। नॉट टू बी ऑनेस्ट, ये वाली चीज मुझे बहुत ज्यादा क्रेजी और वाइल्ड लगी कि मतलब 4 बच्चे रशियन मिलिट्री से इतने अंडरग्राउंड लंबे चौड़े बेसमेंट से बच के भाग निकले। खैर, दूसरी तरफ हम लोग हॉपर और जॉयस को देखते हैं जो स्टारकोर्ट की दूसरी प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तभी उनको 2 साइंटिस्ट मिलते हैं। हॉपर उनको पकड़ के कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, इतने में वो तगड़ा रशियन फिर वहां पहुंच जाता है, तो ये लोग वहां से भाग निकलते हैं। अब वो साइंटिस्ट के साथ घूमते घूमते इनको रियलाइजेशन होता है कि इसको सिर्फ रशियन ही आती है। तो
तो ये उस आदमी के पास जाते हैं जो इनको लगता है कि थोड़ी बहुत रशियन बोल सकता है, और वो है पिछले सीजन का वो जर्नलिस्ट मरे। साइंटिस्ट पहले तो अपना मुंह नहीं खोलता, लेकिन फिर ग्रेजुअली ओपन अप करता है और बताता है कि रशियंस जो है वो पूरे हॉकिंस में अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा लैंड लेते जा रहे हैं ताकि वो लोग अपसाइड डाउन तक पहुंच सकें, क्योंकि उन्होंने वहां पर भी ये करने की कोशिश करी बट सक्सेसफुल नहीं हुए। मतलब जो अपसाइड डाउन का दरवाजा या गेटवे है वो हॉकिंस से ही एक्सेस किया जा सकता है। नाउ नैंसी और जोनाथन की जो इन्वेस्टिगेशन में वो आंटी के घर ये लोग गए थे ना, अब पता चल रहा है कि वो आंटी भी पागल हो चुकी है। जो चूहा फर्टिलाइजर खा रहा था तो अब आंटी भी फर्टिलाइजर खाना शुरू कर चुकी है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी आंटी पगला रही है, तो नैंसी ये डिसाइफर करती है कि आंटी कहीं जाना चाह रही हैं तो उनको जाने देते हैं। जब तक ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वहां पे दूसरे दो लोग मौजूद हैं। अब इनसे लड़ते लड़ते इनको ये बात समझ में आती है कि अगर एक को मारो तो दूसरे को भी लगती है, मतलब ये एक हाइव माइंड टाइप की चीज है। खैर, तो इन दोनों लोगों को मार देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि उनकी बॉडी एक्चुअली एक अजीब सा ब्लॉब टाइप का स्ट्रक्चर बन चुकी है जो उन पे अटैक करना शुरू कर देती है। तभी वहां पर 11 और गैंग पहुंचते हैं और 11 उसको काफी बुरी तरह से धक्का मारती है, जिस वजह से वो जो पूरा ब्लॉब है वो वहां से निकल जाता है। अब 11 एक बार फिर से अपना माइंड कनेक्शन वाली चीज करती है और बिली से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। वो उसका पास्ट एक्सपीरियंस करती है और उसको समझ में आता है कि बिली जो है उसको उसकी माँ ने बचपन में ही अबैंडन कर दिया था और उसके पिताजी काफी बुरी तरह से अब्यूज करते थे उसे। लेकिन तभी एक बार फिर से 11 और बिली का इंटरेक्शन होता है, जिसमें बिली जो कि माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में है वो उसको कहता है कि तू भी मरेगी, तेरे जितने दोस्त हैं वो सब मरेंगे, और एक एक करके हॉकिंस के इतने सारे लोग जो उसने टेक ओवर करे हुए थे वो 11 देख पाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उसी अबैंडन फैक्ट्री में देखते हैं कि माइंड फ्लेयर ने जितने भी लोग अब टेक ओवर करे हैं वो एक एक करके उनके शरीर को खत्म कर रहा है, और उनकी बॉडी का जो पूरा गू टाइप की चीज है वो जाकर के माइंड फ्लेयर की बॉडी में मिल रही है और उसको और बड़ा करते जा रहे हैं। एंड इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, ये लोग बिल के घर पे बैठे होते हैं, इतने में माइंड फ्लेयर आता है, इन पे अटैक करना शुरू कर देता है। 11 एक बहुत ही बढ़िया फाइट पुटअप करती है, लेकिन फिर वो माइंड फ्लेयर क्या करता है कि उसको पैर से पकड़ के उल्टा टांग देता है। लूकस आता है, कुल्हाड़ी से उसके टेंटिकल को काटता है, लेकिन इस चक्कर में 11 के पैर में काफी बुरी चोट लगती है। बट 11 फिर भी जैसे तैसे करके अपनी पावर्स का बहुत तगड़ा यूज करती है और माइंड फ्लेयर को काफी बुरी तरह से चोट भी पहुंचाती है, जिस वजह से वो वहां से भाग जाता है। इधर स्टीव, डस्टिन और इनकी पूरी टीम जो है वो जैसे तैसे करके वो रशियन बेस से बाहर निकल चुके हैं। ये जाकर के थिएटर में छुपते हैं। डस्टिन अपने रेडियो का इस्तेमाल करता है अपने दोस्तों से कांटेक्ट करके उनको सब कुछ बताने के लिए कि रशियन लोगों ने कैसे नीचे बेस वेस बना रखा है, लेकिन उसके रेडियो की बैटरी लो है। इधर स्टीव और रॉबिन अभी भी ट्रूथ सीरम के नशे में हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी चीजों को कन्फेस करते हैं। स्टीव उसको कहता है कि उसको रॉबिन थोड़ी बहुत पसंद है, उसको पहले नैंसी पसंद थी लेकिन अब नहीं। रॉबिन उसको कहती है कि मैं तुझे पहले पसंद करती थी बट देन आई रियलाइज्ड कि मैं तुझे नहीं पसंद करती हूँ, जो लड़की तुझे पसंद करती थी मैं उसे पसंद करती हूँ। मतलब रॉबिन को लड़कियां पसंद थी। ये बात सुनकर स्टीव को इतना मजा नहीं आता, बट क्या ही कर सकते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि माइक और उसकी पूरी गैंग 11 को एक फार्मेसी में लेके आए हैं ताकि वो उसको ठीक करने की कोशिश करें। बट तभी लूकस के दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है। वो वहां पे रखे हुए फायरवर्क्स को देखता है और कहता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इधर हॉपर, जॉयस, मरे, बॉमन और वो साइंटिस्ट जो है वो 4 जुलाई के मेले में पहुंचते हैं, जहां पर जो इनका मेयर है वो एक स्पीच दे रहा है। इनको देखते ही वो वहां पे जितने भी रशियंस हैं उनको एक सिग्नल दे देता है, जिस वजह से ये सब इनके पीछे लग जाते हैं। और क्योंकि वो रशियन साइंटिस्ट एलेक्सी एक थोड़ा लाइकेबल कैरेक्टर हो चुका था, तो यू ऑल नो व्हाट इट मींस, उसका मरना तय है। तो वो हरामी रशियन जो होता है वो इसको गोली मार देता है एंड ही डाइज। लेकिन मरने से पहले वो उनको रशियन अंडरग्राउंड बेस, उसमें मौजूद वो मशीन जो अपसाइड डाउन का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, इनके बारे में सब कुछ बता चुका था। और ये भी बता देता है कि उस गेट के अंदर घुसने के लिए जो कोड डायल करना है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब माइक और एल वाला पूरा गैंग जो है वो मॉल में पहुंच चुका है। इनको देखा देखी डस्टिन भी आ चुका है स्टीव के साथ मिलकर, लेकिन एल काफी बुरी तरह से इंजर्ड है और हम लोग क्वाइट लिटरली उसके पैर के अंदर माइंड फ्लेयर के पार्ट को क्रॉल करता हुआ देख रहे हैं। एल अपनी पावर को यूज करती है और उस टुकड़े को बाहर निकाल के फेंक देती है, जिसको हॉपर आके कुचलता है, बिकॉज नाउ हॉपर, जॉयस और वो पूरी टीम भी वहां पहुंच चुकी है। ये सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपने नोट्स को शेयर करते हैं और फिर प्लान बनाया जाता है कि हॉपर और जॉयस जो बड़े लोग हैं वो सब लोग रशियन बेस तक पहुंचेंगे और उस मशीन को बंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के डायरेक्शंस कौन बताएगा? तो वो काम है डस्टिन और स्टीव का, जो कि उस पहाड़ पे जाएंगे और वहां से रेडियो के थ्रू, जो उन लोगों ने रेडियो टावर बनाया था ना, तो उसके थ्रू इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो हॉपर, जॉयस और मरे उस बेस तक पहुंचते हैं, रशियन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं और डस्टिन रेडियो के थ्रू उनको सारी चीजें गाइड करने लगता है। इधर बाकी गैंग जो है वो मॉल में ही मौजूद है, वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिली वहां पहुंच चुका है और सब कुछ ठीक रहता अगर 11 के पास अपनी पावर्स होती तो, क्योंकि शी इज पावरलेस नाउ।
जब से माइंड फ्लेयर का कीड़ा उसके शरीर से बाहर निकला है, मानो उसने 11 की पावर्स भी चूस ली। तो बिली इन लोगों पे अटैक कर रहा होता है कि तभी स्टीव अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसके अंदर घुसा देता है, मतलब बिली की गाड़ी के अंदर घुसा देता है। फिर इन लोगों के बीच में एक फाइट शुरू होती है। तभी माइंड फ्लेयर भी मॉल में आके टपक जाता है और इतना केओस हो ही रहा था कि वहां लैब के अंदर जॉयस और हॉपर एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट शेयर करते हैं। वो दोनों अपनी पहली डेट के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअली मिस हो गई थी, और प्लान करते हैं कि जब वो यहाँ से ठीक ठाक बाहर निकलेंगे तो एक और डेट पे जाएंगे। लेकिन तभी मरे आता है और कहता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो उसने सोचा था वो नंबर नहीं है और वो भूल चुका है। तो ये लोग डस्टिन को बात बताते हैं। डस्टिन कहता है उसको भी प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं पता, लेकिन वो एक शख्स को जानता है जिसको ये बात जरूर पता होगी। एंड इट टर्न्स आउट टू बी नन अदर देन सूजी, जो डस्टिन की गर्लफ्रेंड थी। शी इज एक्चुअली रियल। इधर बिली 11 को उठाकर माइंड फ्लेयर के सामने परोस देता है कि ले खा ले इसको, लेकिन तब 11 जो है वो अपने पावर्स नहीं है तो क्या हुआ, प्यार की शक्ति का इस्तेमाल तो जरूर कर सकती है, जिसका यूज करके वो उसके इंसानियत को जगाती है। एंड बिली अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस बीच माइंड फ्लेयर क्या कर रहा था, यू माइट आस्क। तो वो जो फायरवर्क्स वाला पूरा सिनेरियो था ना, तो माइक, लूकस और ये पूरी गैंग जितने भी फायरवर्क्स हैं वो माइंड फ्लेयर के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, जो उसको फॉर अ वाइल स्लो कर देता है। तो बिली माइंड फ्लेयर के सामने आकर के बगावत करने की कोशिश करता है और माइंड फ्लेयर उसको वहीं निपटा देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ये लोग उस मशीन को रोक ही रहे थे कि वो हरामी रशियन फिर से आ जाता है। हॉपर उससे फाइट कर रहा है, लेकिन वो हॉपर को काफी बुरी तरह से पेलता है, तो हॉपर उठा करके उसको मशीन में ही फेंक देता है। अब अपसाइड डाउन का जो दरवाजा है वो काफी हद तक खुला हुआ है, और अगर जॉयस ने उसको सही समय पे बंद नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। इसी वजह से हॉपर के उसी रेंज में होते हुए भी जॉयस को वो मशीन बंद करनी पड़ती है, जिस वजह से एक विस्फोट होता है और उसमें जितने भी लोग उस रूम में मौजूद थे उन सबकी डेथ हो जाती है, इंक्लूडिंग हॉपर। एंड क्योंकि अब अपसाइड डाउन का दरवाजा बंद हो चुका है तो माइंड फ्लेयर जो है वो भी खत्म हो जाता है, मतलब उसका कनेक्शन खत्म हो गया, तो माइंड फ्लेयर इज ऑल्सो गॉन। तो डे इज फाइनली सेव्ड। इस पूरे कांड के 3 महीने बाद हम लोग देखते हैं कि जो हॉकिंस का मेयर था उसको करप्शन के चक्कर में फायर कर दिया गया है। काफी सारी चीजें हल्की फुल्की चेंज हो चुकी हैं। एंड क्योंकि अब हॉपर नहीं है तो 11 का ध्यान रखने का काम उठाती है जॉयस, जो अपने बच्चे जॉनथन और विल के साथ लेकर के उसको दूसरे शहर मूव कर जाती है। इस बीच 11 एक बहुत ही इमोशनल लेटर पढ़ती है जो हॉपर ने उसके लिए लिखा था, और उसको पढ़ के वो काफी रोती है। आई मीन इट वाज क्वाइट इमोशनल। लेकिन उसको ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा एक्चुअली जिंदा है, मतलब दोनों पापा एक्चुअली जिंदा है। इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट इस वक्त मैं हॉपर की बात कर रहा हूं, जो बहुत दूर रशिया में किसी प्रिजन में लॉक्ड है। उसको दिखाया नहीं जाता, लेकिन उसके बारे में बात करी जाती है। इनफैक्ट इन रशियंस के पास एक डेमोगॉर्गन भी है। और बस यही खत्म हो जाता है सीजन 3। अब अगर तुमको मेरी आंखों में नींद दिख रही है तो अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और इस वीडियो को 2 दिन में लाइव जाना है, तो आई हैव नो अदर चॉइस। सीजन 4 शुरू होता है 1979 से, जहां पर हम डॉक्टर ब्रेनर को देखते हैं जो कि काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये अपनी हॉकिंस की उसी लैब में जाते हैं जहां पर वो सुपर पावर वाले बच्चे इनका इंतजार कर रहे हैं। ये सब एक्चुअली में उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है जो इन्होंने वो किए थे ना, मतलब जिससे 11 क्रिएट हुई थी, तो ये सारे भी वही हैं। ये उन्हीं बच्चों में से एक नंबर 10 को उठा करके अपने साथ लेके जाते हैं, जिसके पास टेलीलोकेशन और कम्युनिकेशन की पावर है, कुछ एल की तरह। मतलब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी को भी लोकेट कर सकता है। और ये उससे बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। उसकी ईकेजी की रीडिंग्स एकदम बुरी तरह से हिलने लगती हैं। डॉक्टर ब्रेनर बाकी डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, बट समथिंग इज हॉरिबली रॉन्ग। जैसे ही डॉक्टर साहब दरवाजे तक पहुंचते हैं, वो दरवाजा उड़ के उनके मुंह पे लगता है। द नेक्स्ट थिंग ही रिमेंबर्स इज वेकिंग अप टू अ मैसेकर। मतलब वहां पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही ब्रूटली मौत के घाट उतर चुके हैं। सबके हाथ पैर मुड़े हुए हैं, बस एक एल बची हुई है जिसकी आंखें, नाक, हर कहीं से खून बह रहा है। इसके पूरे 7 साल बाद हम लोग अपनी नॉर्मल कहानी पे वापस आते हैं 1986 कैलिफोर्निया में, जहां पर हॉकिंस छोड़ने के बाद अब विल, जॉयस, 11 और जॉनथन जो है अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। ये लोग एक नए स्कूल में जाते हैं और हालांकि अपने पुराने दोस्तों से अभी भी कांटेक्ट में हैं, लेकिन एल और विल की लाइफ उतनी स्मूथ नहीं है। इनको बुली किया जाता है, लोग इनके मजे लेते हैं, खास तौर पे एल के, जिसको एंजेला नाम की एक बुली बहुत ही बुरी तरह से परेशान करती है, धक्का मुक्की करती है। और इसी बात से गुस्सा होकर एल एक बार तो अपनी पावर्स यूज तक करने का सोचती है, लेकिन क्योंकि अब उसके पास शक्तियां नहीं है तो शी जस्ट एंड्स अप बीइंग क्लाउन। और ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी जॉयस को ना रशिया से एक पैकेज मिलता है। वो उसको खोल के देखती है तो उसमें एक डॉल निकलती है। इस बात को लेकर वो काफी सस्पिशियस है, तो इसी वजह से वो मरे बॉमन को कॉल करती है, जो उसको कहता है कि इसमें बॉम्ब हो सकता है, तो ध्यान से खोलना। तो जॉयस उसको जैसे तैसे करके तोड़ती है और उसमें से बॉम्ब तो नहीं, लेकिन एक लेटर निकलता है जिसपे लिखा होता है कि हॉप इज अलाइव। नाउ इधर हॉकिंस की गैंग के बारे में अगर बात करी जाए तो इनकी लाइफ भी काफी हद तक चेंज हो चुकी है। लूकस ने बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया है, जो कि पूरी तरह से एक नंबर के पिछवाड़े के
के छेद हैं। लेकिन माइक और डस्टिन ने भी एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, इसका नाम है हेलफायर क्लब और ये डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलते हैं। इसका लीडर है एडी जो इनके लिए एक नया कैंपेन प्लान कर रहा है, लेकिन उसी सेम दिन पे लूकस का बास्केटबॉल मैच है और वो किसी भी कीमत पर उसे स्किप नहीं कर सकता क्योंकि उसको पॉपुलर किड्स का पार्ट बनना है। तो ये लोग जाते हैं हेलफायर क्लब के लीडर एडी के पास और उसको कहते हैं कि भाई देख लेना, थोड़ा संभाल लेना। तो एडी कहता है कि कैंपेन तो शिफ्ट नहीं होगा, तुम लूकस का रिप्लेसमेंट ढूंढ लो। इधर मैक्स ने बिली की मौत के बाद से अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया है, वो लूकस से भी ब्रेकअप कर चुकी है। ज्यादातर वो अकेले रहना पसंद करती है और जब वो टॉयलेट में जाती है तो उसको क्रिसी नाम की एक लड़की मिलती है। ये क्रिसी एक्चुअली में बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जेसन जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन अननोन टू हिम इसके साथ कुछ अलग ही लफड़ा चल रहा है क्योंकि टॉयलेट में इसको अपसाइड डाउन के विजन्स आते हैं और उसको एक मॉन्स्टर्स फिगर दिखाई पड़ता है। इधर लूकस जो है वो अपनी टीम को बास्केटबॉल का गेम जिताने में मदद तो कर देता है, लेकिन उधर दूसरी तरफ लूकस का रिप्लेसमेंट एरिका जो है वो डस्टिन और माइक को डंजन्स एंड ड्रैगन्स का कैंपेन जिता देती है। और जब लूकस उस पूरी चीज के बाद इनको वहां से बाहर निकलता हुआ देखता है जो कि फुल एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि कुछ फोमो टाइप का हुआ। नाउ एडी जो है वो डंजन्स एंड ड्रैगन्स का कैंपेन प्लान करने के साथ में थोड़ा ड्रग्स वगैरह भी सप्लाई करता था। तो क्रिसी अपने इन्हीं विजन्स को थोड़ा सा डिम डाउन करने के लिए एडी से मदद मांगती है। एडी उसको कुछ सप्लाई करता है, लेकिन वो उसको कहती है कि मुझे और स्ट्रॉन्ग स्टफ चाहिए, जिसके लिए वो उसको अपने ट्रेलर में लेके जाता है। इस पूरी चीज को होते हुए मैक्स अपनी आंखों से देख लेती है, लेकिन तब एडी के ट्रेलर में कुछ कांड होता है। बेसिकली वो माल ढूंढने के बाद जब वापस आता है तो वो देखता है कि क्रिसी एक ट्रांस लाइक स्टेट में लॉक्ड इन है। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाते हैं कि वो अपसाइड डाउन में है, अपने माँ बाप से डर के भाग रही है जो मॉन्स्टर्स बन चुके हैं, और फिर एक बहुत ही लंबा चौड़ा बिना चमड़ी का अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर उसके पास आकर उसको जान से मार देता है। एंड व्हेन आई से दिस आई डोंट मीन इट लाइटली, मतलब उसके हाथ पैर सब कुछ टूटते हैं, उसकी आंखें फूट जाती हैं और फिर वो मतलब काफी बुरी मौत। इस पूरी चीज को देखकर एडी वहां से भाग निकलता है। अगले दिन सुबह जब पुलिस इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करने आती है तो एडी कहीं पे भी नहीं मिलता और मैक्स को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जेसन इस बात को समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत के पीछे हेलफायर क्लब रिस्पॉन्सिबल है और बस वो एडी के पीछे लग जाता है जो फिलहाल भागा फिर रहा है। मैक्स अपने दोस्तों को बताती है पूरा का पूरा सीन। डस्टिन समझ जाता है कि एडी निर्दोष है और हो सकता है कि सब कुछ अपसाइड डाउन से कनेक्टेड हो और इसी वजह से वो एडी को ढूंढ निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। इधर नैन्सी जो है वो इस पूरी केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एडी के अंकल से मिलती है जो उसको कहते हैं कि ये मेरा एडी नहीं कर सकता, इसके पीछे जहां तक है विक्टर क्रील रिस्पॉन्सिबल है। वो उसको बताता है कि विक्टर क्रील कई सालों पहले हॉकिंस का एक काफी पुराना रेसिडेंट था जिसने पागलपन में आके अपने पूरे परिवार को जान से मार दिया और फिलहाल के लिए वो भले ही असाइलम में लॉक्ड इन हो, लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी चीज का कनेक्शन उसी से है। अब नैन्सी ये सारी बातचीत कर ही रही होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि उसका नया कलीग फ्रेड जो है वो वहां से गायब है। हमें दिखाया जाता है कि फ्रेड एक्चुअली जंगल में है और वो भी कुछ उन्हीं चीजों को विटनेस कर रहा है जो क्रिसी ने करी थी। मतलब उसको एक घड़ी दिखाई पड़ती है, वो अपसाइड डाउन में पहुंच जाता है और जिस तरह से क्रिसी को हाथ पैर तोड़ के आंखें फोड़ के मारा गया था, फ्रेड के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। इधर माइक जो है वो कैलिफोर्निया पहुंच चुका है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड एल से मिलना है। वो सबसे पहले विल से मिलता है, दोनों के बीच में थोड़ा सा ऑकवर्ड टेंशन है, लेकिन फिर एल से मिलने के बाद वो दोनों डेट पे जाते हैं। लेकिन कैच ये है कि 11 ने माइक को कुछ भी सच नहीं बताया। उसने बताया कि उसकी दोस्त है जिसमें से उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला है जो कि उसको बुली कर रही है और ये सब कुछ कम्स क्रैशिंग डाउन जब ये आइस रिंक पे स्केटिंग कर रहे होते हैं। तब एंजेला वहां पर आती है, उसको बुली करना शुरू करती है। माइक और विल ये सब चीज देखकर हैरान रह जाते हैं और एल बहुत बुरी तरह से एम्बैरेस होती है, उसके ऊपर वो चॉकलेट शेक वगैरह फेंकते हैं। तो एल क्योंकि अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती और उसे गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा है, तो वो गुस्से फ्रस्ट्रेशन सब चीजों के कॉम्बिनेशन में आकर एक स्केट उठाती है और एंजेला का सिर फोड़ देती है। इधर मरे बोमन जो है वो जॉयस के पास पहुंच चुका है। एक बड़ा सा डिवाइस लगा करके ये लोग रशिया में फोन करते हैं जहां पर उनकी एंजो नाम के एक बंदे से बात होती है। वो जॉयस से कहता है कि उसको पता है कि हॉपर कहां पर है और वो उनकी मदद भी करेगा, लेकिन उसके बदले में उसको पैसा चाहिए। ये बात सुनकर जॉयस कहती है ठीक है, हम लोग उसको बचाने आ रहे हैं और हमको दिखाया जाता है कि ये सेम बात एंजो जाकर हॉपर को बता देता है जो फिलहाल के लिए जिंदा है, काफी ज्यादा वेट लूज कर चुका है और रशिया के किसी प्रिजन में है। नाउ एल ने वो जो सर फोड़ा था ना, तो उस वजह से उसको पुलिस आकर के जेल ले जाती है। लेकिन इसी बीच कुछ एजेंट्स आते हैं और वो एल को छुड़ा लेते हैं ये बोलकर कि वी विल टेक इट फ्रॉम हियर। और फिर हमें पता चलता है कि वो एजेंट्स एक्चुअली डॉक्टर ओवेंस के लिए काम कर रहे थे और डॉक्टर ओवेंस जो है ना वो एल को बचाना चाहते हैं मिलिट्री आर्मी से, जिनको लगता है कि ये जो पूरी हॉकिंस में किलिंग वगैरह हो रही है उसके लिए समहाउ 11 रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्दो वो कैलिफोर्निया में है। लेकिन फिर भी उनको इतना समझ में नहीं आता, तो वो कहते हैं कि हमको 11 चाहिए। डॉक्टर ओवेंस एल को ये पूरी बात बता करके कहते हैं कि देखो एक तरीका है जिससे हम तुम्हारी पावर्स को वापस लेके आ सकते हैं और एल इस बात के लिए अग्री कर जाती है। इधर नैन्सी डस्टिन और बाकी गैंग से मिलती है। दे कंपेयर नोट्स एंड दे रियलाइज कि ये जो पूरा मॉन्स्टर है ना, इसका नाम इन लोगों ने वेक्ना
बना रखा है और ये उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जिनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, मतलब जो मेंटली वीक होते हैं या किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, ये उन्हीं को टारगेट बनाता है। एंड इस पूरे सीजन की शुरुआत से हम लोग एक इंसान को देखते आ रहे हैं जो कांस्टेंट ट्रॉमा से जूझ रही है और वो है मैक्स, जो कि वेक्ना का अगला टारगेट है। तो ये लोग उनके ग्रीवियंस काउंसलर की फाइल्स में थोड़ा बहुत घुस के देखते हैं और उनको पता चलता है कि फ्रेड और क्रिसी जो कि मरे थे उनको 7 दिन तक इस तरह के विजन्स आए थे, उसके बाद उनकी मौत हुई है और मैक्स फिलहाल अपने 5वें दिन पे है, मतलब उसको 5 दिन से सारी चीजें ऑलरेडी दिख रही हैं। तो मैक्स इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। वो कुछ लेटर्स वगैरह लिखती है और अपने भाई बिली की ग्रेव पे जाती है। इधर हम लोग देखते हैं कि रॉबिन और नैन्सी जो है वो कुछ प्रिटेंड वगैरह करके थीसिस के स्टूडेंट बनते हैं और असाइलम में जाके कहते हैं कि उनको विक्टर क्रील से मुलाकात करनी है। वार्डन पहले थोड़ा हेसिटेंट होता है लेकिन फिर उनको जाने देता है। तो विक्टर क्रील थोड़ा सा क्रेजी टाइप का इंसान है जिसकी दोनों आंखें फूट चुकी हैं, कुछ कुछ जैसा वेक्ना करता है उस तरह से। उनको बताता है कि वो कई सालों पहले अपने न्यू घर में मूव इन किया था 2 बच्चे और अपनी वाइफ के साथ हॉकिंस में, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उनके घर में कुछ कुछ कांड होने लगे। सबसे पहले तो उनका जो लड़का हेनरी था उसको मरे हुए जानवर मिलने लगे, फिर इसके बाद उसकी वाइफ को कुछ कुछ विजन्स आने लगे, उसे खुद भी विजन्स दिखने लगे और ये सारी चीजें हद तब पार कर गई जब उसकी वाइफ की उनके सामने डेथ हो गई काफी ब्रूटल तरीके से। विक्टर इस बात से बहुत परेशान था और इस चीज का वो कुछ सोल्यूशन ढूंढ पाता उससे पहले उसके दोनों बच्चे भी मारे जाते हैं। वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस को लगता है कि इनकी मौत के पीछे वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट विक्टर इन पूरे विजन्स को बंद करने के लिए अपनी आंखें खुद फोड़ लेता है। तो इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद रॉबिन और नैन्सी जब उस असाइलम से बाहर निकलते हैं तो वो ये डिसाइफर करते हैं कि विक्टर जो है वो जैसे तैसे अपने आप को बचा के रखा हुआ था एक म्यूजिक की वजह से, मीनिंग कि अगर वेक्ना के जो विजन्स हैं और वो जो ट्रांस लाइक स्टेट में अपने विक्टिम को डालता है उससे बाहर निकलना है तो किसी तरह के म्यूजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मैक्स अपने भाई बिली की ग्रेव पे बैठी हुई है लेकिन तभी वेक्ना ने उसको पकड़ लिया। वो उसे एक टूटे फूटे घर में लेके जाता है और वहां ले जाके बांध देता है। तभी नैन्सी और रॉबिन जो है वो गैंग को बताते हैं कि अगर उन्हें मैक्स को बचाना है तो उसे म्यूजिक सुनाना पड़ेगा। तो वो लोग उसके कान में हेडफोन्स लगाते हैं। वेक्ना एक पोर्टल खोलता हुआ अपने सामने देख लेता है लेकिन ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। मैक्स जैसे तैसे करके वहां से भागती है, वेक्ना से अपना पीछा छुड़ा करके उस पोर्टल से बाहर निकल जाती है। इधर माइक और विल जो है उनको आर्मी वालों से प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर ओवेन ने कुछ एजेंट्स वगैरह छोड़ दिए हैं, लेकिन तभी आर्मी वाले आते हैं, इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बस ये जैसे तैसे करके वहां से भाग निकलते हैं। एक एजेंट इनकी मदद करता है लेकिन वो काफी बुरी तरह से घायल भी हो जाता है। इधर हॉपर प्रिजन से एस्केप करता है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि जॉयस उसको बचाने आने वाली है, लेकिन एक हरामी डबल क्रॉस करने की वजह से उसको प्रिजन वाले एक बार फिर से पकड़ के ले जाते हैं। हालांकि जॉयस और मरे को भी कुछ डबल क्रॉसिंग के कारण पकड़ लिया जाता है, बट दे काइंड ऑफ मेक देयर वे आउट और जिस प्लेन में वो लोग फ्लाई कर रहे थे उसको भी क्रैश करके वहां तक पहुंचा लेते हैं। इधर वेक्ना मैक्स को जिस घर में लेके गया था वो उसकी ड्राइंग बनाती है जिसको नैन्सी देखकर पहचान लेती है कि ये तो विक्टर क्रील और उसी के परिवार का घर है। तो वो लोग उस घर में पहुंचते हैं और उनको वही सेम क्लॉक दिखाई पड़ती है जो वेक्ना के सारे विक्टिम्स को दिख रही थी। एंड बिफोर दे कैन स्टार्ट टू इन्वेस्टिगेट उनको लैंप्स ग्लो करते हुए नजर आते हैं। वो उन लैंप्स को फॉलो करते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर उनका ग्लो सबसे मैक्सिमम है। तो उनको समझ में आता है कि ये वेक्ना ही है जो उस घर में मूव कर रहा है और उस कमरे में जहां पर सबसे ज्यादा लाइट्स है वहीं पर वेक्ना ने अपने आप को कनेक्ट किया हुआ है एक नेटवर्क काइंड ऑफ स्टफ से, जो मतलब बेसिकली उसका अड्डा है। अब वेक्ना क्योंकि मैक्स को नहीं पकड़ पाया तो उसने एक नया टारगेट ढूंढ लिया है जो कि बास्केटबॉल टीम का ही एक मेंबर पैट्रिक है। अब पैट्रिक जेसन के साथ मिल करके एडी को ढूंढ निकालता है जो कि एक बोट में एस्केप करने की कोशिश कर रहा है उनसे। वो पानी में तैरते तैरते उसका पीछा करने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी पैट्रिक को कोई नीचे खींचता है और अचानक ही वो हवा में लटक के उसके हाथ पैर टूटते हैं एंड ही डाइज द सेम वे फ्रेड एंड क्रिसी आल्सो डाई। इस पूरी चीज को जेसन अपने आंखों से देख लेता है और उसके तोते उड़ जाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि 11 को डॉक्टर ओवेन एक अंडरग्राउंड बंकर लैब में लेके गए हैं जहां पर उसको वही सेम डिप्रिवेशन टैंक टाइप की चीज दिखाई जाती है, लेकिन उसको सरप्राइज मिलता है अपने पापा डॉक्टर ब्रेनर के रूप में जो अभी भी जिंदा है। ये देखकर एल वहां से भागने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो लोग उसको जबरदस्ती पकड़ के उसी सेंसरी डिप्रिवेशन टैंक में डाल देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इस पूरी चीज के पीछे का लॉजिक ये है कि एल जो अपने बचपन की मेमोरीज को भूल चुकी है उसे उन्हें रीलिव करना पड़ेगा अपनी पावर्स को अनलॉक करने के लिए। मतलब सिंपल सी बात है कि जो कुछ भी वो देख रही है वो हो चुका है, बस उसे याद नहीं है। तो अगर वो उसे रिकॉल करेगी, रिलिव करेगी तो उसके ब्रेन के वो एरियाज एक्टिवेट हो जाएंगे जो उसकी उन पावर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो अपनी पुरानी मेमोरी से शुरू करती है जहां पर उसे स्टाफ का एक बंदा मिलता है जो उससे बातचीत करता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर नंबर 1 की याद आ गई। वो कहती है कि लेकिन
लेकिन पापा का कहना है नंबर 1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो बंदा उसको कहता है कि नहीं, एग्जिस्ट तो करता है, पापा कभी कभी झूठ बोल देते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि एल जो है वो नंबर 2 को एक पावर टेस्ट में बीट कर देती है, जिस वजह से एल को वहां के जितने भी लोग थे वो बुली करने लगते हैं। इधर माइक, विल, जॉनथन और उनका जो पूरा गैंग है वो लोग एल को ढूंढने के लिए उस एजेंट से बात करते हैं। तो एजेंट उनको एक पेन देता है, उस पेन से उनको एक नंबर मिलता है जिसपे कॉल करने पे उनको रियलाइजेशन होता है कि इस पूरी चीज को हैक करना पड़ेगा अगर उन्हें उसकी लोकेशन जाननी है। तो इस सिस्टम को हैक करने के लिए उनके पास कोई भी केपेबल इंसान नहीं है, तो वो जाते हैं डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी के पास, जहां पर थोड़ी बहुत चीजों को जंप इन करने के बाद वो हैक करके इनको लोकेशन बता देती है। नाउ जेसन, जिसने पैट्रिक की मौत को अपनी आंखों से विटनेस किया था, वो ये समझने की बजाय कि कुछ सुपर नेचुरल फिनोमेना है, वो सारी चीजें एडी के ऊपर डाल देता है। क्योंकि इनके क्लब का नाम हेलफायर क्लब था, तो उसको लगता है कि क्लब नहीं बल्कि एक कल्ट है जिसको एडी चलाता है और इन्होंने शैतान के साथ कोई सौदा कर लिया है। नाउ एडी जो बोट से भाग के निकला था वो एक जगह पे छुपा हुआ है, तो ये गैंग उसको ढूंढने की कोशिश करती है और डस्टिन अपने कंपास का यूज कर रहा होता है। तभी उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि इस कंपास इज फक्ड और उसका रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंसेस। एंड देन ही कम्स टू अ कंक्लूजन कि वेकना जितने भी लोगों को मार रहा है वो मारने के साथ साथ वहीं पर एक पोर्टल या एक गेट खोल देता है, जिस वजह से पूरी की पूरी फील्ड शिफ्ट हो रही है। तो इस पूरी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए गैंग जो एक बोट पे बैठती है और लेक के बीच में जाती है, क्योंकि पैट्रिक वहीं मरा था। तो टेक्निकली अगर डस्टिन की थ्योरी सही है तो वहां पर एक पोर्टल होना चाहिए। स्टीव पानी में कूदता है एंड डस्टिन वाज राइट, क्योंकि लेक के जस्ट नीचे एक दरवाजा है। स्टीव उसको देखकर वापस आता है, लेकिन तब उसे कोई नीचे से खींच लेता है अपसाइड डाउन में। ये देखकर नैन्सी, रॉबिन और एडी भी उसके पीछे छलांग मार देते हैं। वो देखते हैं कि स्टीव जो है उसके ऊपर कुछ चमगादड़ टाइप के मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे, तो वो जाकर के उसको बचाते हैं। इधर मरे और जॉयस जैसे तैसे करके उस प्रिजन में पहुंच जाते हैं जहां पर हॉपर को पकड़ के रखा गया था, और वो लोग देखते हैं कि हॉप जो है उसको एक अरीना टाइप की जगह पे डाल के एक डेमोगॉर्गन से फाइट करवा रहे हैं। वो डेमोगॉर्गन जो है वो दूसरे प्रिजनर्स को तो मार देता है, लेकिन हॉपर अपने स्पीयर पे थोड़ी बहुत आग लगा लेता है और वो जैसे तैसे उसको होल्ड बैक कर रहा होता है कि तब तक जॉयस पीछे से जा करके एक दरवाजा खोलती है और वो फाइनली हॉपर को बचा लेती है। इनकी मुलाकात होती है बहुत लंबे टाइम बाद। इधर अपसाइड डाउन में जो ग्रुप फंसा हुआ था वो लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि पूरी जगह उनके नॉर्मल वर्ल्ड वाले हॉकिंस से थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल नैन्सी की डायरी की लास्ट एंट्री जो है वो विल के डिसअपियरेंस से एक दिन पहले की है। इसका मतलब ये है कि पूरी जगह इन अ वे फ्रोजन इन टाइम है। नाउ स्टीव, रॉबिन, नैन्सी और एडी जो है अपसाइड डाउन में फंसे हुए हैं। डस्टिन, एरिका, लूकस और मैक्स ये लोग नॉर्मल दुनिया में। तो ये सेम जगह पे आते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं लाइट्स के थ्रू। वो डस्टिन को बताते हैं कि वो सेम पोर्टल से नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर बहुत सारे चमगादड़ वाले मॉन्स्टर्स हैं। तो डस्टिन उनको कहता है कि दूसरे पोर्टल से जाओ जो कि एडी के ट्रेलर में होगा। वो लोग वहां पहुंचते हैं और एक काफी बढ़िया से सीन में ऊपर से नीचे आते हैं, कोई जैसे कपड़ा वपड़ा फेंक करके। लेकिन इसी बीच नैन्सी को वेकना फंसा लेता है। नैन्सी जो है वो बारबेरा की मौत से अभी भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानती थी, तो इसी वजह से वेकना उसको पकड़ लेता है और ट्रांस लाइक स्टेट में डाल देता है। इधर 11 की कहानी बहुत ही तगड़े मोड़ पे है, क्योंकि वो उस दिन को रीलिव कर रही है जहां पर सब कुछ हुआ था। मतलब वो पूरा मैसाकर जहां पे सारे बच्चे मारे गए थे, ये उस दिन तक पहुंच चुकी है। ये इसी स्टाफ वाले बंदे से बात कर रही थी जो उसका थोड़ा क्लोज हो चुका था। वो उसको कहता है कि डॉक्टर ब्रेनर जो है उसको जान से मारना चाहते हैं। वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उससे थ्रेटेंड फील करते हैं बिकॉज शी इज टू पावरफुल। लेकिन अगर 11 सर्वाइव करना चाहती है तो वो बंदा उसकी मदद करेगा। वो उसको एक रूम में लेके जाता है, एक पाइप दिखाता है और कहता है 11 यहाँ से निकल सकती है। वो उससे कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। कहता है कि नहीं, ये जगह एक प्रिजन है और मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकता। वो उसको अपने गले में लगा हुआ एक डिवाइस दिखाता है और कहता है कि ये डिवाइस उसको ट्रैक कर सकता है। तो 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस डिवाइस को उससे बाहर निकाल देती है। लेकिन तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आते हैं जो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तब हमें पता चलता है कि इस आदमी के पास भी शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल करके वो उन सारे गार्ड्स को जान से मार देता है। लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं था। वो फिर जाता है और जितने भी बच्चे उस रूम में थे उनको भी काफी बुरी मौतें देता है, उनके हाथ पैर मोड़ देता है। एल जब तक वहां पे पहुंचती है तो वो उसको अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसका नाम हेनरी है, मतलब विक्टर क्रील जो था ये उसका बेटा है। ये लोग कई सालों पहले हॉकिंस में आए थे और इसको कभी भी इंसानों के बनाए हुए रूल्स पसंद नहीं आए जो टाइम बाउंड होते हैं, मतलब सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा कन्फाइंड रखती हैं। एंड ही वांटेड टू ब्रेक फ्री, और तब वो अपनी पावर्स को डिस्कवर करता है। सबसे पहले वो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करता है, उनको जान से मारता है, फिर अपने माँ बाप को पागल करना शुरू करता है। लेकिन उसकी माँ इस बात को समझ जाती है और डॉक्टर ब्रेनर को बुलाती है। तब तक वो अपनी माँ को भी जान से मार देता है। लेकिन इस पूरी चीज का टोल काफी हेवी था और वो कोमा में चला जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो डॉक्टर ब्रेनर उसको ऑलरेडी पकड़ के 001 उसके हाथों पे दाग चुके होते हैं। वो 11 को काफी ज्यादा अपने जैसा मानता है और इसी वजह से वो चाहता है कि 11 और वो दोनों टीम अप कर ले। लेकिन एल ऐसा करने से साफ मना कर देती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है उसके ऊपर। वो उसे पूरी तरह से
डिसइंटीग्रेट कर देती है और तब पहली बार अपसाइड डाउन का एक पोर्टल खोलती है। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो मरता नहीं बल्कि उस पोर्टल से अपसाइड डाउन में ट्रैवल करता है और वेक्ना बनता है। इधर हॉप और जॉयस को पता चलता है कि उस रशियन प्रिजन में सिर्फ एक डेमोगॉर्गन नहीं है, वो कई सारे डेमोगॉर्गन्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनके पास एक छोटा माइंड फ्लेयर भी है। इधर ये सब कुछ देखने के बाद एल को फाइनली अपनी पावर्स वापस मिल चुकी है। वो कहती है कि उसको हॉकिंस वापस जाना है और अपने दोस्तों की मदद करनी है, लेकिन डॉक्टर ब्रेनर उसको कहते हैं कि वो अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। यू सी, वेक्ना इज नॉट जस्ट किलिंग हिज विक्टिम्स, वो उनको एब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब उनकी पावर को कंज्यूम कर रहा है और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो अगर एल को उसे हराना है तो शी एक्चुअली नीड्स टू फ्लाई, जो वो अभी दूर दूर तक नहीं कर पा रही है। एल अपने दोस्तों को बचाने के लिए थोड़ी बगावत पे उतर आती है, तो डॉक्टर ब्रेनर उसके गले में कॉलर बांध देते हैं जो उसको शायद शॉक वॉक कर सकता होगा। लेकिन तभी वहां पर आर्मी पहुंच जाती है और डॉक्टर ब्रेनर एल को बचाने के लिए अपनी गोदी में उठाकर भागने लगते हैं। तभी उसको गोलियां लगती हैं, डॉक्टर ब्रेनर डाइज, लेकिन इस प्रोसेस में वो एल की जान बचा लेते हैं। और एल जो इतने गुस्से में थी वो एक पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर उठाती है और जमीन पे गिरा देती है। इस मोमेंट तक वहां पर विल, माइक, जॉनथन और इनका दोस्त आर्गाइल भी पहुंच चुके थे और वो इनको कहती है कि इनको हॉकिंस पहुंचना होगा क्योंकि वेक्ना जो है उसके कुछ अलग प्लान्स है। यू सी, जब हम लोग ये पूरी कहानी देख रहे थे तो वेक्ना यही सेम कहानी नैन्सी को भी सुना रहा था, मतलब अपना खुद का ओरिजिन, और तभी उसने नैन्सी को 4 गेट दिखाए थे। मतलब ये है कि जहां पर भी वो अपने एक विक्टिम की जान लेता है वहां पर एक गेट खोल देता है, तो उसे ऐसे 4 दरवाजे खोलने हैं जिसमें से 3 वो ऑलरेडी खोल चुका है। तो इनकी पूरी गैंग सोचते हैं कि अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इनको वेक्ना को जान से मारना होगा और उसका तरीका भी इनके पास है, विच इज यूजिंग मैक्स एज बेट। मतलब ये लोग इस चीज को डिसाइफर करते हैं कि अगर वेक्ना अपसाइड डाउन में उस पूरे नेटवर्क से कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बॉडी से बाहर निकल के नॉर्मल दुनिया में आ रहा है। एंड जैसे 11 भी इस पूरी टेक्निक का जब इस्तेमाल करती है तो वो एक जगह पर बैठी है और अपनी बॉडी के साथ क्या हो रहा है उसको पता नहीं है। तो वैसा ही कुछ सीन वेक्ना का भी होगा। तो जब वेक्ना अपनी बॉडी से बाहर निकल के मैक्स को पकड़ने के लिए आएगा, वो डिस्ट्रैक्टेड होगा, तब ये लोग अपसाइड डाउन में उस सेम लोकेशन पे जाएंगे और वेक्ना की बॉडी पे अटैक करके उसको खत्म कर देंगे। इधर क्योंकि एल बहुत ज्यादा दूर है और वो इतने कम टाइम में हॉकिंस तक नहीं पहुंच सकती, तो ये लोग एक पिज्जा प्लेस पे जाकर एक मेकशिफ्ट सा डिप्रिवेशन टैंक बनाते हैं जिसमें एल जाती है और वो मैक्स को ढूंढना शुरू करती है। नाउ इनका पूरा गैंग जो है 2 टीम्स में डिवाइड हो चुका है, जिसमें से लूकस, उसकी बहन एरिका और मैक्स नॉर्मल दुनिया में है। बाकी बचे हुए लोग जो है वो अपसाइड डाउन में जाने का प्लान करते हैं। लेकिन क्योंकि क्रील हाउस जहां पर वेक्ना अपसाइड डाउन में एग्जिस्ट करता है उसके आसपास वो उड़ने वाले चमगादड़ इतने ज्यादा है कि उनको डिस्ट्रैक्ट करना होगा। ये काम सौंपा जाता है एडी और डस्टिन को, जो कि एडी के ट्रेलर वाले घर से ही बहुत लंबा चौड़ा बढ़िया सा म्यूजिक प्ले करते हैं और उन सारे बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन जितना इन लोगों ने सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा चमगादड़ निकलते हैं और ये वहां से भागने में थोड़ा मुश्किल होने लगती है इनको। तो एडी पीछे रहकर अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। डस्टिन जैसे तैसे उसको बचाने की कोशिश करता है, उसके पास पहुंचता है, बट तब तक काफी देर हो चुकी होती है एंड एक बहुत ही इमोशनल सीन के बाद एडी पासेस अवे। इधर स्टीव, नैन्सी और रॉबिन क्रील हाउस में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि पूरी जमीन पर वाइन्स हैं और ये वाइन्स एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। जैसे ही इनमें से एक को टच किया जाता है तो वाइन्स इन तीनों को लपेट लेती हैं। और इधर मैक्स ऑलरेडी वेक्ना के चंगुल में आ चुकी है, जो अच्छी हैप्पी मेमोरीज को सोचती है तो अपने प्रॉम हॉल में पहुंच जाती है जहां पर उसने लूकस को किस किया था। लेकिन फिर वेक्ना उसको ओवरटेक कर लेता है और उस पूरी चीज को सड़ा देता है। उसको जान से मारने ही वाला होता है कि तभी 11 वहां पहुंच जाती है। वो वेक्ना को दूर फेंक देती है और फिर इनके बीच में एक बढ़िया सी फाइट शुरू होती है। लेकिन वेक्ना काफी ज्यादा शक्तिशाली है, वो एल को भी पकड़ लेता है, मैक्स को भी पकड़ लेता है और दोनों को वो टूटा हुआ क्रील हाउस जो था ना वहां पहुंचा देता है। एंड देन वो इनको और बैक स्टोरी देता है ये बताकर कि जब वो पहली बार अपसाइड डाउन में पहुंचा था तो ये जगह एकदम अनटच्ड थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी दुनिया को बनाना चाहता था। कोई भी रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, और तब उसे मिला माइंड फ्लेयर। उसने माइंड फ्लेयर को अपने फेवरेट इंसेक्ट का स्ट्रक्चर दिया जो था स्पाइडर, और तब हमें समझ में आया कि इट वॉज नॉट माइंड फ्लेयर हु वॉज कंट्रोलिंग वेक्ना, इट वॉज वेक्ना जो माइंड फ्लेयर पूरे के पूरे अपसाइड डाउन वहां पर जितने भी डेमोगॉर्गन्स हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा था। मतलब वो कोई ल्यूटेनेंट या 5 स्टार जनरल नहीं बल्कि फाइनल बॉस है। तो वेक्ना अपनी पावर्स का यूज करता है, मैक्स के टांग तोड़ने लगता है, हाथ तोड़ने लगता है, लेकिन फिर माइक जो 11 के पास था तो प्यार की शक्ति का इस्तेमाल करता है और 2 मीठे मीठे बोल बोलता है जिससे 11 जो है अपनी सारी ताकत लगाती है और वेक्ना को दूर फेंक देती है। इस अटैक की वजह से स्टीव, नैन्सी और रॉबिन जो कि उसी घर में फंसे हुए थे वो फ्री हो जाते हैं, वेक्ना की बॉडी के पास जाते हैं और उसको आग से जला देते हैं। इसी सेम टाइम पर हम लोग देखते हैं कि हॉपर और जॉयस जो है वो एक बार फिर से उस रशियन प्रिजन में गए और जितने भी डेमोगॉर्गन्स, माइंड फ्लेयर जो कुछ भी था उनको जला देते हैं। एक सिंगल डेमोगॉर्गन बचता है लेकिन उसको बहुत ही बैडास से सीन में हॉपर जो है वो तलवार से
काट देता है। इधर वेक्ना पूरी तरह से जल रहा है, अपनी बॉडी में वापस आता है, नैन्सी, स्टीव और इन लोगों पे अटैक करने लगता है, लेकिन नैन्सी के पास एक बहुत ही पावरफुल सी शॉटगन है जिससे वो उसको शूट करती है। वो खिड़की से बाहर गिरता है लेकिन उसकी बॉडी इज गॉन। अब वेक्ना ने मैक्स के ऊपर जो अटैक किया था उससे उसकी आंखों से खून निकलता है और वो बहुत तड़प तड़प के फाइनली मर जाती है, जिस वजह से वेक्ना को जो चाहिए था ना, वो 4 गेट खोलने थे उसको, तो वो चौथा दरवाजा भी फाइनली खुल जाता है जो जेसन की बॉडी को पूरा चीरते हुए खुलता है बाय द वे। और इस तरह से हॉकिंस में बहुत बड़ी बड़ी रिफ्ट्स खुलने लगती हैं, लेकिन एल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैक्स को वापस जिंदा कर देती है। ऑल्दो वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, मतलब वो बातचीत नहीं कर सकती और हॉस्पिटल में एडमिट ही है, लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि माहौल थोड़ा शांत हो चुका है। जो गवर्नमेंट है उसने इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन किया अर्थक्वेक से, और छोटे मोटे अर्थक्वेक नहीं, वो इनको सीधे सैटानिक कल्ट से रिलेट कर देती हैं, एडी के ऊपर सारा ब्लेम डाल करके कि वो हेलफायर क्लब चलाता था और इसी वजह से सारी चीजें हुई हैं। और फिर हमको दिखाया जाता है कि 11 और माइक विल वाली जो गैंग है वो भी इनसे आकर के मिल चुकी है। ये सब लोग गिले शिकवे मिटाते हैं। एल थोड़ी दुखी है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि हॉपर हैज ऑल्सो रिटर्न। एल को लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन जॉयस ब्रिंग्स हिम बैक। और अभी तक विल जो है वो हॉकिंस में नहीं था इस पूरे सीजन, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है वो माइक को कहता है कि ही कैन सेंस वेक्ना। वो बताता है कि उसको चोट लगी हुई है लेकिन ही इज स्टिल अलाइव। और फिर हमें दिखाते हैं कि हॉकिंस जो है वो अपसाइड डाउन के साथ थोड़ा मिक्स होने लगा है, मतलब कई सारी बड़ी बड़ी रिफ्ट खुल चुकी है दूरी पे और हर कहीं एशेज वगैरह फैल रही हैं, तो मतलब सीजन 5 इज गोइंग टू बी प्रिटी एपिक। खैर, तो ये था सीजन 4 का रिकैप जो मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ बाय द वे। तो मैं मेरे कपड़े बदलते हुए नजर आ रहे होंगे, तो दिस इज द रीजन। ये बहुत सारे पार्ट्स में शूट हुआ है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई जस्ट होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड तो लाइक करना भी बनता है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट